तो देखिए कल हम लोगों ने ये एक हाइबरनेट का पहला प्रोग्राम बनाया, राइट? और पहला प्रोग्राम बनाना हमने सीखा था। तो इस प्रोग्राम को एक बार मैं फिर से पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि अल्टीमेटली हमें क्या करना होता है और क्या-क्या चीज़ें हम कैसे-कैसे हाइबरनेट का प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए हाइबरनेट क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सब तो हमने पढ़ लिया। बट देखिए एक हाइबरनेट के प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो एक हाइबरनेट के प्रोग्राम को बनाना अगर आप चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास हाइबरनेट एप्लीकेशन को बनाने के लिए हाइबरनेट की जार फाइल चाहिए होती है, जार फाइल चाहिए होती है। तो आप जार फाइल अगर मैन्युअली डाउनलोड करके ला रहे हो, तो मैन्युअली ले लीजिए और अगर अगर आप मैवन प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो मैवन प्रोजेक्ट के थ्रू जो है लेके आ जाइए। बट आपको किसी भी तरीके से हाइबरनेट की जार फाइल लेके आनी पड़ेगी, ये पहला स्टेप है। क्योंकि मैंने एक मैवन प्रोजेक्ट बना के और कल यहाँ पे एक मैवन डिपेंडेंसी ऐड किया था। देखिए यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक डिपेंडेंसी ऐड किया था हाइबरनेट कोर। अच्छा, हाइबरनेट कोर के अलावा कल मैंने इस प्रोजेक्ट में लोम्बॉक भी डाला था, लोम्बॉक। तो क्वेश्चन क्या है कि लोम्बॉक क्या है और लोम्बॉक हमने क्यों ऐड किया था? तो लोम्बॉक के बारे में देखिए पहले वैसे मैंने बता रखा है, अगर आपको अभी नहीं बताया है तो लोम्बॉक हमारा एक लाइब्रेरी है, एक कह सकते हो एपीआई है, जो कि बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव करती है हमारे प्रोग्राम के अंदर। बॉयलर प्लेट कोड क्या कहलाता है? भाई जैसे अगर कोई आप बीन क्लास बना रहे हो तो बीन क्लास के अंदर सेटर गेटर वेटर जो लिखते हो लेंदी सा कोड जो देखने में लगता है, उसी को रिमूव करता है बाय यूजिंग सम एनोटेशन, जैसे एट द रेट डेटा, एट द रेट कंस्ट्रक्टर, इस तरह के एनोटेशन लगा के, है ना? तो इसके बारे में तो जानते होंगे आप उमेश कि बॉयलर प्लेट कैसे रिमूव करता है और ये सारा चीज, राइट? लोम्बॉक के बारे में, या नहीं जानते हो आप? बताइए भाई। उमेश आपसे ही पूछ रहा हूँ, उमेश, विकास, जी सर। जी सर। लोम्बॉक के सर बारे में लंबोक जानते हैं? वो आप जो हाँ बताए थे बोलिए। हाँ वही सर, वो तो जैसे बॉलर प्लेट मेथड नहीं एक बनाना मिनट पड़ेगा। एक मिनट भाई, एक एक करके बोलने दो ना भाई। हाँ बोलो उमेश। हाँ हाँ बोलिए। बोलो भाई, अब बोल ही नहीं रहे हो। उमेश बोलने के लिए बोल रहा हूँ। जी सर। सर जो आप बताए थे लंबो को, उससे तो यही नहीं होता है कि सेटर गेटर मेथड नहीं बनाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो बन कर कॉल कर लेगा। हाँ वही चीज है, उसी को लोम्बॉक बोल रहे हैं, बिल्कुल वही लोम्बॉक की बात हो रही है। क्योंकि आप लोग कल थे नहीं, इसलिए मैं ये बता रहा जी हूँ। सर। तो तो कल मैंने अपने संडे हाइबरनेट था के तो प्रोजेक्ट, चले गए थे हाँ जी दूसरी जगह। क्या कह रहे हो? कल संडे था तो चले गए थे दूसरे जगह, थोड़ा काम था। हाँ वो तो अलग बात है, कोई बात नहीं, लेकिन बात ये है कि लोम्बॉक क्या होता है ये समझ में आ गया ना, जानते हो ना? जी जी जी। तो लोम्बॉक को ऐड करने से ये फायदा होता है कि लोम्बॉक हमें कुछ सर्टेन एनोटेशन देता है, जैसे एट द रेट डेटा एनोटेशन। तो एट द रेट डेटा एनोटेशन कॉम्बिनेशन होता है हमारा सेटर गेटर, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट टू स्ट्रिंग, इक्वल्स मेथड, ये सारा चीज हमें बना के दे देता है। एट द रेट नो आर्गुमेंट कंसिडर बना के देता है। एट द रेट ऑल आर्गुमेंट कंसिडर से आर्गुमेंट कंसिडर बना के देता है। तो जो भी प्रोजेक्ट के अंदर बॉयलर प्लेट कोड होता है वो अभी आपको देखने में नहीं नजर आ रहा होगा। तो जो लेंदी सा कोड देखने में लगता था वो कोड देखिए यहाँ पे छिप गया है, अब आपको दिख नहीं रहा है वो सारा चीज। तो ये एक फायदा है आपके लॉम्बॉक का, राइट? चलिए। अच्छा, साथ में देखिए मैंने यहाँ हाइबरनेट की कोर की जो लाइब्रेरी है, हाइबरनेट कोर की जार फाइल वो हमने डाल रखी है। और ये जब आप मैवन प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके अंदर देखिए जे यूनिट तो बाय डिफॉल्ट आता है, तो जे यूनिट अगर आपको नहीं चाहिए तो हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बट जैसे जे यूनिट हटाओगे तो आपकी एसआरसी टेस्ट में एरर आने लगेगा, तो एसआरसी टेस्ट को डिलीट मार दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जे यूनिट का कुछ कोड लिखा रहता है, एसआरसी टेस्ट जावा को मैंने डिलीट मार दिया। तो जे यूनिट हटा दीजिए। तो आपका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं आपके प्रोजेक्ट में? माई एसक्यूएल हो गया, जो कि ड्राइवर है माई एसक्यूएल का, माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी कर रहे हैं इसलिए यूज़ कर रहे हैं हम। साथ में लॉम्बॉक यूज़ कर रहे हैं सेटर गेटर बनाने के लिए, प्राइवेट डेटा के लिए, है ना, ताकि बॉयलर प्लेट कोड रिमूव हो जाए। हाइबरनेट की जार फाइल ऐड कर रहे हैं। तो हाइबरनेट एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है वो हो जाता है हाइबरनेट की जार फाइल, पहला चीज। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे पास पोजो क्लास। पोजो क्लास, या इसको हम बोल सकते हैं परसिस्ट क्लास। परसिस्ट क्लास। तो परसिस्ट क्लास क्या होती है, पोजो क्लास क्या होती है? जिस क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है, जिस क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है वो डेटाबेस में स्टोर होने वाला है, परसिस्ट होने वाला है, वो परसिस्ट क्लास कहलाती है। या इसी को हम जावा बीन क्लास भी बोल सकते हैं, जो जावा बीन क्लास आपने यहाँ पे बना रखा है ईएमपी क्लास।
क्योंकि EMP का एक ऑब्जेक्ट जो है डेटाबेस में स्टोर होने वाला है, persist क्लास। ओके, तीसरी जो चीज होती है हाइबरनेट एप्लीकेशन बनाने के लिए, वो होती है हाइबरनेट का हाइबरनेट CFG फाइल। हाइबरनेट CFG फाइल की जरूरत होती है, जिसको हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोलते हैं। कौन सी फाइल? कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। और तीसरी जो चीज होती है, वो चौथी जो चीज होती है वो होती है हाइबरनेट मैपिंग फाइल, ठीक है ना, जिसको हम HBM फाइल बोलते हैं। HBM फाइल, जिसको हम मैपिंग फाइल भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, जब आप हाइबरनेट की एप्लीकेशन विदाउट एनोटेशन बना रहे हो, अगर हाइबरनेट की एप्लीकेशन विदाउट एनोटेशन बना रहे हो, बिना एनोटेशन से बना रहे हो, तो उस केस में एनोटेशन अगर यूज नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपको CFG और HBM फाइल ये बनाना पड़ रहा है, HBM फाइल बनाना पड़ रहा है। पर जब आप एनोटेशन मूव कर जाओगे तो HBM फाइल हमें बनाना नहीं पड़ेगा, CFG FG फाइल से हमारा काम चल जाएगा। अच्छा, पांचवा चीज जो होता है वो होता है हमारी मेन क्लास। वो मेन क्लास हमें बनानी पड़ेगी जिस क्लास के अंदर हम सारा कोडिंग करते हैं। तो हाइबरनेट की एप्लीकेशन को बनाने के लिए 5 पिलर हैं, 5 पिलर्स हैं, 5 पिलर ऑफ हाइबरनेट एप्लीकेशन। तो हाइबरनेट की किसी भी एप्लीकेशन के लिए 5 पिलर का होना जरूरी है। हाइबरनेट की जार फाइल, जार फाइल क्यों? क्योंकि हाइबरनेट की जार फाइल में हाइबरनेट की सारी एपीआई हैं। अब हाइबरनेट की जो भी एपीआईज हैं, या हाइबरनेट इटसेल्फ जो है, वो एक नॉन इन्वेसिव फ्रेमवर्क है। नॉन इन्वेसिव का मतलब होता है कि भाई वो आपको ये फोर्स नहीं करता कि आपके पास ये एपीआई में ये बने बनाए क्लास, ये बने बनाए इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है या एक्सटेंड करना है। नहीं, आपको एक्सटेंड इंप्लीमेंट नहीं करना है, डायरेक्ट उनको एसोसिएट करके अपने प्रोग्राम में यूज कर लेना है ऑब्जेक्ट बना के। जैसे हाइबरनेट की जार फाइल में कौन कौन सी क्लासेस आती हैं, जैसे हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन क्लास, हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन क्लास हो गई, कॉन्फ़िगरेशन हो गई, और कौन हो गया भाई, कॉन्फ़िगरेशन हो गई, सेशन फैक्ट्री हो गई, सेशन हो गया, ओपन सेशन हो गया, ट्रांजैक्शन हो गई। इस तरह से बहुत सारी हाइबरनेट की एपीआईज हैं। तो वो सारी एपीआई सी जार फाइल के अंदर होती हैं, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा, कल हमने प्रोग्राम बनाया था, तो हमने अपनी मेन क्लास में हाइबरनेट की कुछ क्लासेस वासेस का कोडिंग करी हुई थी। देखिए यहाँ पे जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, बिल्ड सेशन फैक्ट्री है, सेशन है, ट्रांजैक्शन है, इस तरह से बहुत सारा चीज, यहाँ बहुत सारा कोड हमने लिखा हुआ था। तो ये सारा कोड जो है ये हाइबरनेट की जार फाइल में ही पाया जाता है, इसलिए हमने हाइबरनेट की जार फाइल को यहाँ पे ऐड किया है। वो जो क्लास तो चाहिए चाहिए, जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट परसिस्ट क्लास तो चाहिए चाहिए भाई, जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस में जाके परसिस्ट होने वाला है, राइट, लाइक EMP क्लास जो कि हमने बनाया है। फिर हाइबरनेट की CFG फाइल क्या होती है? तो हाइबरनेट की CFG फाइल, जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोलते हैं, हमने रिसोर्स फोल्डर में यहाँ पे बना के रख रखा है हाइबरनेट CFG.xml। तो भाई कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिसको हम बोल रहे हैं, तो हाइबरनेट की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है ना भाई, ये आपके डेटाबेस की पूरी कॉन्फ़िगरेशन कंटेन करके रखती है। कंट्रोल शिफ्ट F कर देते हैं, तो ये डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन स्टेप संभाल के रखती है, और साथ में आपके HBM की लोकेशन संभाल के रखती है। तो डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन लाइक ड्राइवर क्या है, उसका URL क्या है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, डायलेक्ट क्या है ना, और डेटा मतलब ये अपडेट ऑपरेशन वाला कहानी, शो एसक्यूएल, फॉर्मेट एसक्यूएल, अभी ये सारी प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस प्रॉपर्टी का मतलब है। बट ये सारी प्रॉपर्टी फाइलें, ये सारी चीजें आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर पड़ी रहती हैं। तो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है ना, वो पूरे प्रोजेक्ट में एक बनाई जाती है, बहुत सारी नहीं बनाई जाती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 1 CFG फाइल पर हाइबरनेट एप्लीकेशन। एक हाइबरनेट की एप्लीकेशन के लिए एक ही CFG फाइल, एक ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, क्योंकि डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन आप एक ही बार रखोगे, बार बार नहीं रखोगे। डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन जो है एक ही बार के अंदर करोगे। वहीं पे जो मैपिंग फाइल HBM फाइल होती है, HBM फाइल जो होती है, वो हर एक पोजो क्लास के लिए बनाई जाती है, परसिस्ट क्लास के लिए बनाई जाती है, जो कि यहाँ पे देखिए हाइबरनेट का HBM फाइल यहाँ पे बनाया गया है। HBM फाइल जो होती है हर परसिस्ट क्लास के लिए अलग अलग बनाई जाती है। जितने भी परसिस्ट क्लासेस होंगी, उन परसिस्ट क्लासेस की एंट्री यहाँ पे होगी। जैसे एक क्लास की एंट्री है तो एक बार इसको हमने बना दिया। मान लीजिए हमारे पास 10 परसिस्ट क्लासेस हैं, तो 10 हम HBM फाइल बना सकते हैं। तो HBM फाइल पर परसिस्ट क्लास यानी कि पर पोजो क्लास के हिसाब से बनाई जाती है। मेन क्लास में आपकी कोडिंग होती है मेन। तो ये 4-5 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं एक हाइबरनेट एप्लीकेशन को बनाने के लिए। हाइबरनेट एप्लीकेशन में इन 5 चीज़ों का खेल है भाई, 5 चीज़ों का यूज़ है। चलिए भाई, परफेक्ट वाली बात है, आपको बातें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया। अब सर आपने प्रोजेक्ट बनाया कैसे-कैसे, क्या किया, ज़रा सर स्टेप समझाइए। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने जार वर्ड डाल दिया,
राइट। तो हाइबरनेट क्या है भाई? ORM टूल है। ORM टूल है। उसने कहा कि भाई आप अपने ड्राइवर का डिपेंडेंसी डाल दीजिए, मैंने डाल दिया। अच्छा, हाइबरनेट का प्रोजेक्ट क्या बिना बिना मैवन के बनाया जा सकता है? तो बनाया जा सकता है, बट क्या आप इंटरेस्टेड हो विदाउट मैवन बनाने के लिए? बोलिए भाई, विदाउट मैवन इंटरेस्टेड हो? ओ भाई कहाँ चला गया मेरा इक्लिप्स, कैसे बंद हो गया? ठीक है, दोबारा ऑन कर लेते हैं, नो वरीज। क्या हाइबरनेट एप्लीकेशन बिना मैवन के बनाया जा सकता है? लेकिन क्या आप इंटरेस्टेड हो? क्या इंडस्ट्री में बनाया जाता है? यार आजकल मैवन ही स्टाइल में प्रोजेक्ट बनता है भाई, मैवन ही स्टाइल में प्रोजेक्ट बनता है। बट अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड हो तो बताओ, मैं अभी बना के दिखा दूंगा। उसमें क्या है, आपको हाइबरनेट का जार फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा नेट से, एक नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। अब उस जावा प्रोजेक्ट को उठा के, हाँ जी, मैवन ही चाहिए नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसीलिए मैंने बनाया नहीं, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं तो आपसे ये भी कह सकता हूं कि आप हाइबरनेट का प्रोजेक्ट चाहे स्प्रिंग कोर का प्रोजेक्ट आप जो है मतलब इक्लिप्स में भी ना बनाओ, नोटपैड से बना सकते हो, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। नोटपैड में नोटपैड में बना सकते हो, बट वो भी कैसे बना सकते हो, क्या करना पड़ेगा बताइए, कुछ ट्रिक बताइए क्या करना पड़ेगा। जार फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, सारी जार फाइल डाउनलोड करके उनका क्लास पाथ सेट करना पड़ेगा, समझे? उन सारी जार फाइलों का क्लास पाथ सेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? और उन सारी जार फाइलों का क्लास पाथ सेट करके और फिर उसके बाद नॉर्मली CFG HVM बना के अपना प्रोजेक्ट चलाइए, क्या दिक्कत है? लेकिन वो सारी चीज़ें बस नॉलेज के लिए है, वो ज़रूरी नहीं है। इसीलिए डायरेक्टली हमने मैवन स्टाइल में प्रोजेक्ट बनाया। मैवन स्टाइल में प्रोजेक्ट बनाने के बाद हाइबरनेट की जार फाइल ऐड कर दी, परफेक्ट है भाई, जार फाइल आ गई, हाइबरनेट की जार फाइल आ गई, साथ में माइस्क्वेल की डिपेंडेंसी आ गई, साथ में लोमबॉक डाल दिया। लोमबॉक अब लोमबॉक की पढ़ाई करते रहना लगातार, क्योंकि अब हम बॉयलर प्लेट कोड लिखने वाले नहीं हैं, हम स्प्रिंग से ही शुरुआत कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे अभी पहली बार इंप्लीमेंट किया है, बट आगे हम इंप्लीमेंट करते रहेंगे। चलिए जी, हो गया काम, आगे बताइए सर। सर देखिए, अगला काम जो होता है ना, हाइबरनेट का जब जार फाइल ऐड कर देते हो तो आप एक रिसोर्स फोल्डर बनाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, सब मतलब 5 चीजें चाहिए। सबसे पहले जार चाहिए, जार तो ऐड हो गया, जार कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, मैवन डिपेंडेंसी में सारे जार आ गए। सर दूसरी चीज क्या चाहिए, हाइबरनेट की पोजो क्लास, पोजो मतलब परसिस्ट क्लास, जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर होने वाला है, जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर होने वाला है। तो ये देखिए, मैंने इसको बीन नाम किया, एक पैकेज बनाया, और बीन पैकेज में अपनी वो परसिस्ट क्लास बना दिया। वो क्लास बना देंगे जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर होने वाला है। दिस इज कॉल्ड परसिस्ट क्लास, दिस इज कॉल्ड मॉडल क्लास। इसके अलग अलग रूप हैं, इसके अलग अलग नाम है ना? इसको मॉडल क्लास भी बोला जा सकता है। और ये जो क्लास होती है बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। ये वो क्लास होती है, जैसे आप कोई रियल एप्लीकेशन बना रहे हो, MVC का प्रोजेक्ट बना रहे हो, वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, कैसा भी एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आप पहले ये देखो कि आप यूजर से कौन कौन सा इंफॉर्मेशन ले रहे हो, और कौन कौन सा इंफॉर्मेशन आपको डेटाबेस में सेव कराना है, किस किस कौन कौन से कॉलम आपको बनाने हैं डेटाबेस में। तो जितने आपको कॉलम बनाने हैं, जितने आपको फील्ड बिल्ड बनाने हैं, उसी हिसाब से परसिस्ट क्लास बना डालिएगा आप। ठीक है, तो इसीलिए देखिए हमने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई, एम्प्लॉय क्लास में ID लिया, नेम लिया, कंपनी नेम लिया। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ 3 फील्ड हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, है ना? तो इन तीनों वेरिएबल के लिए डेटाबेस में क्या बनेगा, 3 कॉलम बनेगा, 3 कॉलम बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो आप, हाइबरनेट, और हाइबरनेट फॉलो किसको करता है, ORM को। ORM में क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट का रिलेशनल डेटाबेस से मैपिंग होने वाला है, तो हम यही ऑब्जेक्ट का रिलेशनल डेटाबेस से मैपिंग करने वाले हैं। तो यही हमारी वो परसिस्ट क्लास है, यही वो हमारा परसिस्ट ऑब्जेक्ट है, जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है डेटाबेस में स्टोर्ड होगा। समझ रहे हो आप? तो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट का डेटाबेस में परसिस्ट होगा, तो इस क्लास को बनाते टाइम पे एक बात का ध्यान रहे जरूर, जब भी आप ये क्लास के अंदर वेरिएबल्स बना रहे हो ना, एक वेरिएबल आपको जरूर यहाँ पे ऐसा बनाना चाहिए जो प्राइमरी की टाइप का होना चाहिए। जैसे मैंने ID को यहाँ पे प्राइमरी की एज्यूम कर रखा है, EMP ID हो, मोबाइल नंबर हो, जो आपको रखना है प्राइमरी की। बट एक एक ऐसा मान के चलना चाहिए कि मैं एक वेरिएबल ये वो बनाऊंगा जो कि प्राइमरी की का काम करेगा डेटाबेस में, ठीक है ना? ये चीज आपको पता होना चाहिए भैया, एक वेरिएबल हमें ऐसा जरूर यहाँ पे बनाना है जो प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए जी, परफेक्ट है। तो ये होगा हमारा परसिस्ट क्लास। बट परसिस्ट क्लास इस बार देखने में कूल डूड क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एनोटेशन लगा रखे हैं, कौन से, लॉम्बॉक के, जैसे @डेटा से सेटरगेटर आ गया, टू स्ट्रिंग आ गया, हैश कोड आ गया, इक्वल्स आ गया, नो आर्गुमेंट कंसिडर, ऑल आर्गुमेंट कंसिडर, सब यहाँ पे आउटलाइन में दिख रहा है आपको, ये सारी चीजें बन के आ गई। परसिस्ट क्लास को बंद कर देते हैं। बट परसिस्ट क्लास जो होती है, पोजो क्लास, मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास जो अभी देखो, इसी को एंटिटी क्लास भी बोल सकते हो, क्योंकि ये एक एंटिटी बीन है।
क्योंकि ये इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट के लिए ही डेटाबेस में सारा काम होना है, ठीक है। तो अब वो नॉर्मल, तो इसीलिए इसको टेक्निकल भाषा में हमेशा पर्सेस क्लास हम बोलते हैं, एंटिटी क्लास भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो जो हमारे डेटाबेस के कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब एज्यूम करो एम्प्लॉय क्लास इज जस्ट लाइक एम्प्लॉय टेबल, उसके अंदर की जो वेरिएबल्स हैं आईडी, नेम, कंपनी वगैरह, इट इज जस्ट लाइक अ कॉलम ऑफ दैट टेबल, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कल को मुझे डेटाबेस से डेटा फेच भी करना है और डेटा फेच करके लेके आना है, तो वो टेबल कौन सा है और उस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम है, उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। अगर वहां पे 4 कॉलम है, 2 कॉलम है, 8 10 कॉलम, जो भी कॉलम है, उन सारे कॉलम के लिए मुझे यहाँ पे मैपिंग करनी पड़ेगी और उसी हिसाब से उस डेटा को ला के यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिस हिसाब से मुझे डेटा स्टोर करना है या फेच करके लाना है, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू करना है, ठीक है। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस क्लास के लिए एक अलग से स्पेशली फाइल बनती है जिसको बोलते हैं एचबीएम फाइल। एचबीएम फाइल उस पर्सिस्ट क्लास के लिए बनता है, बात समझ में आ रहा है, जिसका नाम होता है EMP, जैसे इसीलिए नाम भी इसका EMP HBM डॉट एक्सएमएल हमने दे दिया, क्योंकि हमारी क्लास का भी नाम क्या है, EMP ही है, एचबीएम फाइल। अच्छा, जो एचबीएम फाइल और CFG फाइल दोनों बनती हैं, दोनों को एक साथ मैं समझा रहा हूँ। इन दोनों फाइल को बनाने के लिए देखिए, मैंने कल इंटरनेट से कहीं पे भी चले जाओ यार, वैसे तो मैं ये कोड आप लोगों को शेयर कर दूंगा, शायद मैंने किया नहीं था बट शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो एक्सएमएल का ऊपर वर्जन लिखा हुआ है, इधर DTD लिखी हुई है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यार। ये बार बार मैं क्या समझाऊंगा आपको, ये स्प्रिंग में भी होता था, यहाँ पे भी DTD होता है, क्योंकि DTD के अंदर ये सारे टैग की डेफिनेशन होती है। ये जो टैग आप लिख रहे हो ना, ये सारे टैग यहाँ पे जितने भी है, हाइबरनेट, सेशन सेशन फैक्ट्री, कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह, ये सारे टैग की डेफिनेशन यहाँ पे पड़ी होती है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे मैपिंग में यहाँ पे देखिए, आपके DTD में यहाँ पे सब जगह कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ था और यहाँ पे सब जगह मैपिंग लिखा होता है, जो कि यहाँ पे हम बताते हैं भैया ये मैपिंग की कहानी है, ठीक है जी। अच्छा, तो इस मैपिंग के अंदर सबसे सबसे टॉप पे हाइबरनेट मैपिंग रूट टैग होता है। हाइबरनेट मैपिंग टैग के अंदर आपको एक क्लास टैग लिखना होता है और इस क्लास टैग के अंदर आपको नेम देना होता है उस क्लास का, जिस क्लास को आप एक एंटिटी बीन बना रहे हो, जिस क्लास को यू नो परसिस्ट क्लास बना रहे हो, जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली डेटाबेस में जाके स्टोर होने वाला है, तो उस क्लास की यहाँ पे एंट्री होती है। और उस क्लास के लिए टेबल क्या बनना है, आप टेबल में उस क्लास का टेबल का नाम दे दीजिए कि भैया उस डेटाबेस में इस नाम से टेबल बनेगा और ये टेबल में डेटा स्टोर होगा वगैरह वगैरह, ठीक है ना, ये चीज़ है। अच्छा जी, तो ये क्लास टैग की ओपनिंग है, क्लास की यहाँ क्लोजिंग है। ये क्लास यहाँ पे ओपन हो रहा है, क्लास यहाँ पे क्लोज हो रहा है। और क्लास के अंदर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, एक आईडी नाम का टैग होता है। आईडी टैग में आपको उस फील्ड का नाम यहाँ बताना पड़ता है जिस फील्ड को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो। तो आईडी टैग में कौन सी फील्ड होती है, आईडी टैग में कौन सा वेरिएबल होता है, तो आईडी फील्ड में हमारा वो वेरिएबल होता है जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट, जिस क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है वो आप डेटाबेस में स्टोर करने वाले, नहीं नहीं, जिस क्लास का आईडी फील्ड, वेरी सॉरी, थोड़ा मैं दूसरी तरफ सोचने लगा भाई। आईडी फील्ड के अंदर आपको आईडी टैग के अंदर उस फील्ड को रखना होता है जिसको प्राइमरी की बनाना होता है। जैसे एम्प्लॉय क्लास है मेरे पास आईडी है, EMP है, कंपनी नेम है, कुछ और भी हो सकता है। अब मुझे मान लो जो नेम को प्राइमरी की बनाना है, तो मैं यहाँ पे नेम लिख सकता हूँ एज अ प्राइमरी की। मतलब जिस भी फील्ड को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो, उस फील्ड का नाम हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। मैंने नेम लिख दिया तो नेम हमारा एक प्राइमरी की बन जाएगा। अच्छा, जब आप किसी उस वाले फील्ड को जिसको प्राइमरी की बनाना चाहते हो उसका नाम यहाँ पे दे देते हो, तो फिर अब आपको, आपने नाम दे दिया, हो गया, फिर आपको अलग से उसको कहीं पे यहाँ नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे मेरे अगर इस क्लास में देखा जाए तो कितनी प्रॉपर्टी हैं, इस EMP क्लास में 3 प्रॉपर्टी है, एक आईडी है, एक नेम है, कंपनी नेम है। तो बाकी जो फील्ड हैं उनका उनकी प्रॉपर्टी का नाम मैंने यहाँ लिखा, लेकिन आईडी को नहीं लिखा, क्योंकि आईडी को हमें प्राइमरी की बनाना था। तो जो जिस पर्टिकुलर फील्ड को, वेरिएबल को प्राइमरी की बनाना होता है, उसको आईडी टैग में लिख दीजिए और बाकी को, रेस्ट ऑफ द थिंग्स को यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टी में लिख दीजिए। ये प्रॉपर्टी के अंदर ऐसे हमने लिख दिया, राइट। प्रॉपर्टी के अंदर हमारा आ गया नेम एंड कंपनी करके ऐसे, ठीक है। अच्छा, फिर उधर आपका जो
जनरेटर क्लास, सॉरी जो आईडी है, आईडी में हमने आईडी दे दिया कि भाई मुझे, तो ये रट्टा मत मारना कि आईडी में आईडी ही आती है, नहीं, आईडी में नेम इज इक्वल टू उस फील्ड का नाम देना होता है जिस फील्ड को प्राइमरी की बनाना है। तो प्राइमरी की तो कोई भी फील्ड हो सकती है, कोई भी डेटा मेंबर हो सकता है, राइट, ये चीज़ है। अच्छा, इसके अंदर हमने लिखा है जनरेटर क्लास। तो देखिए अब जो प्राइमरी की बनेगी, तो जाहिर सी बात है प्राइमरी की कैसे बनेगी, प्राइमरी की को आप क्या बनाओगे, क्या आप जनरेट करना चाहोगे या आप चाहोगे कि वो अपने आप असाइंड हो। तो इसीलिए हमें प्राइमरी की का जनरेशन स्ट्रेटेजी बताना पड़ता है, उसके लिए जनरेशन टैग होता है। अब इस जनरेशन टैग को अगर आप नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, नो वरीज, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो जनरेशन स्ट्रेटजी होती है वो होती है असाइंड। असाइंड का मतलब दिस प्राइमरी की असाइंड बाय यू, आपको असाइंड करवाना पड़ेगा, प्राइमरी की को असाइन करवाना पड़ेगा, प्राइमरी की का जो नाम है वो आपको देना पड़ेगा, समझ रहे हो, प्राइमरी की असाइंड बाय यू, असाइंड बाय यू, ये बात समझिएगा आप, ठीक है। चलिए, लेकिन मैंने यहाँ पे असाइंड नहीं दिया है, यहाँ पे असाइंड नहीं दिया है, असाइंड की जगह पे, असाइंड की जगह पे हमने यहाँ इंक्रीमेंट लिख दिया। इंक्रीमेंट लिख दिया इसका मतलब क्या हुआ अच्छा भाई? सर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर मैं बोल रहा था सर, जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट करने पे इंक्रीमेंट बाई 1 होगा ऑलवेज, हाँ, लेकिन सर अगर ऐसा कुछ जुगाड़ है कि इंक्रीमेंट बाई 2 3 अगर ऐसे कराना हो तो उसके लिए डायरेक्ट कोई? अब देखिए इंक्रीमेंट के भी अलग अलग स्ट्रेटजी होते हैं। इंक्रीमेंट में आप इंक्रीमेंट, जैसे आपने इंक्रीमेंट लिख दिया, राइट, अब इंक्रीमेंट में क्या होगा, कई ऐसे सिचुएशन होते हैं कि भाई इसके लिए मेमोरी में एक अलग से टेबल बनता है। अब उस टेबल में आप कुछ डेफिनेशन लिख सकते हो, आप जैसे ही अलग से टेबल बनेगा, टेबल में अलग से सीक्वेंस बनेगा, उस सीक्वेंस में आप राइट मतलब लॉजिक लिख सकते हो कि भाई नहीं, इंक्रीमेंट ऐसे हो, इस तरह से हो, है ना। और लेकिन भाई देखो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको, अगर ऐसा ही करना है इंक्रीमेंट बाई 2 और 3 करना है, तो मैं तो कहूँगा आप असाइंड ही लेके चलो, फिर आप असाइंड कर लो और उसी हिसाब से जो आप असाइन करोगे वो होता रहेगा। लेकिन अदरवाइज फिर आपको डेफिनेशन में जाके चेंज करना पड़ेगा, तो टेबल में जाके आपको छिड़खानी करनी पड़ेगी। सर ऑटो इंक्रीमेंट में एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जैसे बोलिए कि बोलिए। सर हम कोई एंट्री करते गए, मान लीजिए आईडी 5 तक ऑटो में इंक्रीमेंट हुआ, हाँ और हाँ मैं क्या कर रहा हूँ लास्ट में 5 नंबर वाले को डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ 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 तो हाँ। जब छठी एंट्री करूँगा तो क्या होगा, आईडी 5 जनरेट होगा या फिर 6 आएगा? मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने 5 तक एंट्री करी ऑटो इंक्रीमेंट में हाँ, और 5 वाले को डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। तो हाँ, अगली एंट्री क्या होगी, तो 6 ही होगी, जाहिर सी बात है, वो 5वां पड़ा रहेगा मेमोरी में। तो सर नहीं लग रहा इस तरीके से ये तरीका थोड़ा सा बेकार है? हम बिल्कुल, ये देखो एक्चुअली क्या है ना कि जब आप, इसीलिए देखो मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए जो जनरेशन क्लास की जो स्ट्रेटजी है, जो जनरेशन क्लास को में इंक्रीमेंट करने का तरीका है, वो क्या आपने यूज कर रखा है वो भी मायने रखता है। जैसे अगर आपने इंक्रीमेंट लगा रखा है तो यही चीज होगी, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि नहीं, आप जनरेशन की टेक्निक कुछ और फॉलो करो, जैसे एक होता है सीक्वेंस, एक होता है हीलो, है ना, अलग अलग, जैसे आप गूगल करो जनरेशन क्लास में कौन कौन सी टेक्निक होती है। तो यहाँ पे ऐसे म्यूट कर लीजिए पहले, देखिए जनरेशन क्लास करके आप करोगे, जनरेशन क्लास में जाइए। अब कौन कौन से हमारे पास जनरेशन क्लास होते हैं, जनरेशन क्लास इन हाइबरनेट, ठीक है। तो जब जनरेशन क्लास इन हाइबरनेट करके सर्च करोगे तो आपको अलग अलग तरह की जनरेशन टेक्निक मिलेंगे जो आप इस पर्टिकुलर जनरेशन में ऐड करोगे। जैसे देखो असाइंड है, फॉरेन है, हीलो है, आइडेंटिटी है, इंक्रीमेंट है, नेटिव है, सीक्वेंस है, यूयूआईडी है। इस तरह से अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना प्राइमरी की बना सकते हो। अच्छा, आपने कहा मिस आउट कर दे, क्या है ये, ठीक है। तो आपने कहा कि सर अगर मान लीजिए कि मैं सीक्वेंस यूज कर लूंगा तो, या मैं मान लीजिए मैं फॉरेन यूज कर लूंगा तो, या मैं नेटिव यूज कर लूंगा तो ये क्या करेगा एक्चुअली में डेटाबेस की अलग अलग तरह के एल्गोरिदम को फॉलो करके वो प्राइमरी की बनाएगा। तो जो इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट, शायद इंक्रीमेंट के केस में एक सेपरेट टेबल मेमोरी के अंदर बनता है, राइट। वो जरा हम करके देख लेते हैं कि वो सेपरेट टेबल बन रहा है कि नहीं, क्योंकि इसके केस में एक सेपरेट टेबल मेमोरी के अंदर बनता है, और उस टेबल में
उस पर्टिकुलर जो आप आइटम डिलीट भी कर देते हो, उसकी एंट्री वहां पड़ी रहती है, इसीलिए उसके आगे ही उसको लेके जाता है ना, वो इंडेक्स एक बना के रखा रहता है। तो यहाँ पे चलते हैं भाई, हाइबरनेट CFG के अंदर सूर्या DB यूज कर लेते हैं, यूज सूर्या DB, और शो कर देते हैं भाई, शो टेबल्स। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा टेबल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई टेबल नहीं दिख रहा है। जब एनोटेशन से हम बनाते तो टेबल एक दिखता है अलग से, एक अलग से टेबल दिखता है। ठीक है, अच्छा, तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा ना, इंक्रीमेंट लिख दिया था, राइट। तो इसने डेटाबेस में इंक्रीमेंट का फॉलो किया, बट इंक्रीमेंट करने के लिए इसके इंडेक्स को कहीं ना कहीं संभाल के रखता है, वो जो आप कह रहे हो ना, कि जैसे वो 5वें इंडेक्स पे डिलीट हो गया एलिमेंट, तो 6वां वाला जो है अगला 5वां होना चाहिए, राइट, इस तरह से। तो उसके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि भाई शिफ्टिंग कर देगा अपने आप, शिफ्टिंग नहीं, और शिफ्टिंग थोड़ी कर देगा कि भाई उस वाले इंडेक्स पे अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो वहां पे जाके रिप्लेस कर देगा। लेकिन इसी तरह की कुछ चीजें और भी अगर तरह के अलग अलग तरह के हम वो पढ़ें, जैसे हीलो पढ़ें, तो ये कुछ अलग अलग तरह के एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं। इसमें से थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा उस केस में हमारा फिट हो सकता है, सेट हो सकता है। जैसे हीलो के केस में देखें, कंपनी में तो आईडी का हीलो इज ए शॉर्टकट नेम ऑफ द टेबल हीलो जनरेशन क्लास, while configuration हीलो क्लास is this, तो कॉलम एंड मैक्स नंबर एज पैरामीटर। ठीक है, क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो? सर अभी जिस पहले कंपनी में थे ना, इसी हाँ प्रॉब्लम के चलते, जैसे मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ और हाँ कमिट होने से पहले कोई ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तब तो रोल बैक करेगा, और हाँ रोल बैक कर दिया, फिर वो आईडी इंगेज हो गया, अगली बार आएगा तो दूसरा आईडी जनरेट करेगा। इस सब प्रॉब्लम हाँ के चलते मेरे यहाँ वो आईडी का सिस्टम ही खत्म कर दिया। हम लोग अपने से आईडी जनरेट करते थे, जैसे कि 1000 से स्टार्ट किए, आईडी हम लेके चले हाँ 1000, और हर बार क्या करेंगे, जाएंगे मैक्स जो आईडी है ना, मैक्स आईडी पकड़ेंगे, उसमें अपने से 1 इंक्रीमेंट करवा के और उस वाले आईडी को डाल देंगे। ऐसा हम लोग करते थे। नहीं, वो तो है ही, सही बात है, हमें अपने हिसाब से चेंज करना पड़ता है, चेंज कर लेते हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे यहाँ तो और बहुत सारे अलग अलग तरह के एल्गोरिदम हैं। इन एल्गोरिदम को देखिएगा, आपको पता चलेगा, क्या पता आपकी रिक्वायरमेंट को फिलफिल कर देगा। बट हमारे यहाँ एक UUID करके भी चीज होती है, वो इंक्रीमेंट वगैरह करने का झंझट ही खत्म, 1 2 3। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा जरा ध्यान से। चलो मैं आपकी ही बात का आंसर देता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। जैसे जैसे आप ये कह रहे हो कि प्राइमरी की 1 2 3 4 5 6 जो भी बन रहा है, हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। आप कह रहे हो कि आप जो है, आप प्राइमरी की के हिसाब से आप अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हो, चलो ये भी बात अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने डेटाबेस की प्राइमरी की को डायरेक्टली डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे भी यूज कर रहे हो, लगा रहे हो, कॉल कर रहे हो? आप कॉल कर रहे हो, कोई और कॉल कर रहा है? भाई अगर ऐसा कॉल कर रहे हो ना, तो सॉरी, आपका जो प्रोजेक्ट है वो उतना सिक्योर ही नहीं है, आपका जो डेटाबेस है वो उतना सिक्योर नहीं है। तो मेरे भाई, जो प्राइमरी की होती है वो बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है टेबल की, पता है। किसी भी डेटाबेस में जब डेटा स्टोर होता है ना, तो उसकी उस प्राइमरी की को हमें कहीं पे डायरेक्टली किसी ट्रांजेक्शन में या किसी और जगह पे उस तरह की हमें डिपेंडेंसी ही नहीं देनी चाहिए, और उसको डायरेक्टली कॉल करवाना ही नहीं चाहिए। तो फिर आपने कहेंगे कि सर आप फिर टेबल में क्वेरी कैसे लिखेंगे? क्वेरी कैसे लिखेंगे? हर चीज़ तो प्राइमरी की पे ही होता है, कि अगर मुझे डेटा फेच करना है कि सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल नेम वेयर प्राइमरी की इक्वल टू फलाना, है ना, ये तो कहोगे। एक्चुअली में यहाँ पे क्या करना चाहिए, उस प्राइमरी को रेफर करा के एक नई की जनरेट करवानी चाहिए टेबल में, कॉलम में, समझ रहे हो? तो और वो जो आप बोल रहे हो मैक्स वैक्स करके, वो अलग से आप उसके लिए भी बनाओ। जैसे आप कुछ भी अपना तरीका लगा के उस प्राइमरी की के लिए एक नया की मेमोरी के अंदर जनरेट करवाओ, जो अपने हिसाब से चेंज करवाओ, जिसको अलग से, जैसे यहाँ पे EMP आईडी थी, तो आईडी की जगह पे SID करके एक नई उसका एक फॉरेन की या कुछ भी की करके, फॉरेन नहीं बोलो, उसी की करस्पॉन्डिंग एक नई की बनाओ। अब आप कहोगे कि इसका क्या फायदा है? तो फायदा यही होता है कि जो एक्चुअल प्राइमरी की होती है ना, वो हम किसी भी इंड यूजर को डायरेक्टली नहीं शेयर कर रहे हैं। इंड यूजर का मतलब ये हो गया कि यार देखो,
आप समझ नहीं रहे हो बात को। आप ये कह रहे हो कि आप प्राइमरी की डायरेक्ट अपने वेबसाइट में कॉल करवा रहे हो, आप प्राइमरी की को डायरेक्ट अपने कहीं पे भी यूज करवा रहे हो। इसका मतलब वो प्राइमरी की आपको पता है कोई भी एक्सपोज करता है। जैसे आप किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हो और जैसे उसको होवर कर रहे हो तो आइटम में प्राइमरी की दिख रहा है कि आईडी इक्वल टू दिस, राइट? इसी तरह करना है भाई। और भैया इस तरह से आईडी इक्वल टू समथिंग दिखाओगे तो जो एसक्यूएल इंजेक्शन करने वाला बंदा होगा वो कल को उसी आईडी पे इंजेक्शन मार देगा, तो एसक्यूएल इंजेक्शन कर देगा, तो तभी तो समस्या आ जाएगी। तो इसीलिए सर क्या वो तो करवाओ प्राइमरी की वाले में भी दिखता है ना, जहाँ है। एंकर तो टैग यूज हो रहा प्राइमरी की तो बात हो रही है यहाँ पे, है। प्राइमरी की तो बात हो रही है, वही तो दिखता है, वही तो मैं कह रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ कि वो तरीका सही नहीं है। वो जो तरीका है भाई वो सही नहीं है। वो प्राइमरी की मैं बात कर रहा हूँ, जो जैसे हमारी बात ये हो रही थी कि सर 1 2 3 4 5 6 करके जो प्राइमरी की हमारी बन रही थी, उस प्राइमरी की को हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे थे, कहीं ट्रांजेक्शन को दिखाने के लिए, करने के लिए, जो भी है। तो अब इसके बाद वाला जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है क्या नहीं है, वो हमारा कहीं फेल हो जा रहा है, कोई दिक्कत आ जा रही है, जो भी है ना, इस तरह की प्रॉब्लम आ जा रही है। तो अब आप ये चाह रहे हो कि भाई वो प्रॉब्लम ना आए, तो आपने कहा कि जी हम तो क्या कर रहे थे सर, प्राइमरी की अपने हिसाब से बना रहे थे। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ वो दोनों बातें सही हैं, सभी अच्छा कर रहे थे आप, लेकिन एक्चुअली में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग देखो जो काम करते हैं डेटाबेस में बहुत गलत तरीके से करते हैं। हम डेटाबेस में सीधे प्राइमरी की के अंदर डेटा स्टोर करा लेते हैं। जैसे यहीं पे देखो हमने लिखा सेलेक्ट, पढ़ने के लिए करते हैं, ये गलत है। मतलब पढ़ने के लिए तो आप ऐसे कर लेते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अपना टेबल का नाम दे दिया EMP 1 2 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो आईडी है, ये आईडी है, ये कॉलम का नाम है। अब ये कॉलम पे ये प्राइमरी की पड़ी हुई है, ठीक है भाई, ये प्राइमरी की पड़ी हुई है। अब ये प्राइमरी की को उठा के हमने क्या करा, अपने किसी भी यूआई में या कहीं पे भी डायरेक्टली अगर कॉल कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो रियल डेटा है, हमारा रियल आईडी है, हमारा जो रियल प्रोडक्ट है, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहा है। तो वो ही समस्या है, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इस प्राइमरी की से हट के एक नया की मेमोरी पे जनरेट कर लेना चाहिए। पहली बात तो इसको 1 2 3 4 5 लिखना भी नहीं चाहिए, ये थोड़ा अच्छा भी नहीं होता है। तो डेटाबेस में हमें आज के टाइम पे ये हमें रिकमेंड करता है कि प्राइमरी की बनाने के लिए आप UUID यूज़ करिए और UUID को ऑटोमेटिकली जनरेट करवाइए, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके इस पे डिपेंडेंसी मत रखिए। इसी के करस्पॉन्डिंग एक नया की बना लीजिए, जो आप कह रहे थे, है ना। आप कह रहे हो कि इसी प्राइमरी की को हम अपने हिसाब से बनाएंगे, अपने हिसाब से रखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इसी प्राइमरी की के अगेंस्ट एक नया की बनाओ और उस की को एक्सपोज कराओ एक्चुअली में एंड यूजर को। तो एंड यूजर को आपकी टेबल की एक्चुअली कॉलम का नाम या आपकी प्राइमरी की डिटेल नहीं पता होगी, समझे। तो जब नहीं पता होगी तो आपका डेटा डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर होगा। और जब भी हम कोई प्रोडक्ट फेच कर रहे होंगे, कोई ट्रांजेक्शन ले आ रहे होंगे, कुछ भी है ना एक्टिविटी कर रहे होंगे, तो इस प्राइमरी की के अगेंस्ट जो भी एक रेफरेंस की बनाई गई होगी अलग से रेफर करा के, उस रेफरेंस की को यूज कराना चाहिए हमें, समझे। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ और उस प्रोडक्ट का जो यूज है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो यूज है कोई भी बंदा करने वाला है, आप करने वाले हैं या आपका कोई रिलेटिव करने वाला है या आपका कोई क्लाइंट करने वाला है, तो क्लाइंट को भी आप अपना जो ये एक्चुअल प्राइमरी की है वो क्यों बताओगे, वो आप बताओगे अपनी फॉरेन की बताओगे, मतलब फॉरेन की नहीं, सॉरी, रेफरेंस की, जो इसी की करस्पॉन्डिंग एक बनाया गया होगा, है ना। तो इंड यूजर को पता ही नहीं होगा कि भाई हम एक्चुअली में हम इसी की के अगेंस्ट दूसरी की पे काम कर रहे हैं। और वो की को जैसे आपको बनाना है उसी हिसाब से उसको मेंटेन कर लो, चाहे वो मैक्स वैक्स निकाल के कर लो, 1 2 3 करके कर लो। अगर बीच में कोई डिलीट हो जा रही है वो भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम अपने हिसाब से उस की को बनाए रखे रहेंगे, आप ये कह रहे हो कि आप इसी को चेंज कर देते हो, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ना चेंज करके एक अलग की बनाओ, उसको अपने हिसाब से चेंज करो। बस यही इतना फर्क है बात में, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ सर। ये चीज है। और दूसरी चीज, अब जैसे यही है, एक आईडी है, नेम है और EMP नेम है, तो यहाँ पे एक और कॉलम बना दो SID। किस नाम से कॉलम बना दो, SID। और इस आईडी के अगेंस्ट एक SID यहाँ क्रिएट कर दो और उस SID को फिर किसी को दो, कोई कॉल करे अपने जगह पे जहां मर्जी वहां यूज करे। समझे बात या नहीं समझे बात। क्या सर उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा आगे? हाँ नहीं, आप खुद मतलब ट्राई करिएगा, है ना, ये चीज है। अच्छा दूसरा चीज, आप एक चीज और ट्राई कर सकते हो, म्यूट कर लो, वो आवाज आ रहा है। एक चीज और ट्राई कर सकते हो,
जो मैं कह रहा था ये तो एक अलग कंसेप्ट है। जैसे यहाँ असाइंड होता है, फॉरेन होता है, हीलियो होता है, आइडेंटिटी होती है, सीक्वेंस भी एक चीज होती है। तो आप एक काम करो, सीक्वेंस यूज करो। क्या यूज करो? सीक्वेंस। और सीक्वेंस में जब आप यूज करोगे ना, तो सीक्वेंस क्या करता है, प्राइमरी की को बनाने के लिए हाइबरनेट का सीक्वेंस नाम का एक टेबल बनाता है। चलो चलो हम लोग जैसे सीक्वेंस डाल देते हैं, एक टेबल बनेगा जरूर, एक अलग से टेबल बनता है सीक्वेंस के केस में, राइट? तो यहाँ पे मैं सर ऐसे, बाय डिफॉल्ट रहता है ना सीक्वेंस? नहीं बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस नहीं रहता है, बाय डिफॉल्ट असाइंड होता है। बाय डिफॉल्ट असाइंड होता है। असाइंड का मतलब दिस प्राइमरी की असाइंड बाय यू, आप वो असाइन करोगे। जैसे मैंने प्राइमरी की कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे प्राइमरी की कुछ भी मैंने लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट असाइंड है। असाइंड का मतलब ये हो गया कि अब आप प्राइमरी की को अपने प्रोजेक्ट में आप अपने हिसाब से असाइन करोगे यहाँ पे। जो कि ये बात कह रहे थे कि सर हम लोग अपने हिसाब से कर रहे थे। कैसे? कोई मैक्स वैक्स चला के, फंक्शन चला के वो अपने हिसाब से कॉल करवा रहे थे। तो सेट आईडी चला दीजिए, सेट आईडी को कॉल कर दीजिए, और आईडी में अब आप प्राइमरी की अपने हिसाब से असाइन करिए, ऐसे कुछ इस तरह का चीज़ वो कह रहे थे। और बल्कि ये भी नहीं कह रहे थे, ये कह रहे हैं कि इस तरह से नंबर दोगे तो फिर समस्या वाली बात हो जाएगी, कुछ और मैक्स वैक्स चला के फिर डेटा निकाल के इस तरह से दे रहे थे, ठीक है। चलो फिलहाल अभी जो है एप्लीकेशन जब चलेगी, तो अब आपका प्राइमरी की आपने असाइन किया हुआ है, और ये प्राइमरी की आपका असाइंड होके आएगा। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन अब यहाँ से मैं रन कर देता हूँ, और रन एज जावा एप्लीकेशन कर देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से रन एज जावा एप्लीकेशन हो गई, इंसर्ट हो गया, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी से देखो असाइंड हो गया। बाई डिफॉल्ट असाइंड होता है, और असाइन के केस में असाइन करना मैंडेटरी होता है। असाइन नहीं करोगे ना यहाँ पे तो एरर आ जाएगा, चलेगा ही नहीं, कहेगा कि आपने असाइंड भी दे रखा है और आप असाइन भी नहीं कर रहे हो। अभी देखो, असाइन दे भी रखा है, आप असाइन करवा भी नहीं रहे हो, ठीक है। देखो, हाँ इंसर्ट हो गया क्या अभी? अच्छा, इंसर्ट हो गया, क्या हो गया, क्या इंसर्ट होगा भाई? तो असाइंड वो तो जीरो इंडेक्स पे ले लिया, ये क्या है भाई? ऐसा कैसे 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 ऐसा कैसे हो रहा है यार? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। प्राइमरी की में अगर हमने जनरेशन का स्ट्रेटजी, ये तो गड़बड़ कह रहे हो। असाइंड बाय डिफॉल्ट तो असाइंड ही होता है यार। अ, हाँ देखो आ गया ना एरर, वो एक एक स्पेस बचा हुआ था इसलिए ले लिया। तो डुप्लीकेट एंट्री प्राइमरी की देखो आ रहा है कि वो जीरो इंडेक्स पे उठा के लेके जा रहा है। तो जीरो इंडेक्स पे एक जगह बचा हुआ था, इसलिए उसको रख लिया था, वो जीरो वाला इंडेक्स वो मेंटेन कर लिया था, राइट। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट असाइंड ही होता है, अब नहीं चलेगा। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप अपने एच में जाइए, और यहाँ पे सीक्वेंस लगाओगे। चलो सीक्वेंस लगा दो, सीक्वेंस लगा दो। तो सीक्वेंस लगा दें क्या, या ड्रॉप कर देते हैं? अभी टेबल ड्रॉप कर देते हैं। तो ड्रॉप ड्रॉप टेबल EMP 1 2 3, मैं EMP टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने सीक्वेंस यूज किया है, देखिएगा अभी। तो सीक्वेंस लगाया मैंने, है ना। तो देखिए जरा टेबल, जरा देखिए यहाँ पे क्या बना है। देखिए अब अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक टेबल बना है EMP 1 2 3, और एक टेबल और बना है मेमोरी में, देखो टेबल EMP 1 2 3 सीक्वेंस करके बना है। और ये देख रहे हो, ये नेक्स्ट वेल बिग इंट करके इनोडीबी इंसर्ट वगैरह वगैरह करके बना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे शो टेबल करते हैं तो हमारे पेज में एक तो इम्प्लॉय टेबल हो गया, और एक हाइबरनेट सीक्वेंस का एक अलग से टेबल हो गया, ठीक है ना। तो एक ये टेबल बन रहा है, साथ में ये एक अलग से टेबल बन रहा है, समझ पा रहे हो आप? अच्छा, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP 1 2 3, तो एक रिकॉर्ड तो ये आ गया। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 1 2 3 _ अगर लिखोगे तो ये सीक्वेंस करके यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, कि हाइबरनेट अपना कोई एक अलग से सीक्वेंस टेबल बना रहा है। और उस सीक्वेंस टेबल में आज तक जो भी, पता नहीं नेक्स्ट वैल्यू जो है
ये नेक्स्ट वेल करके कोई वेरिएबल बना रहा है यार, उसमें 51 करके दिया हुआ है। उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना भाई, देखो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है कि कैसे करके बना रहा है भाई, कुछ तो लगा रहा है दिमाग, कुछ तो जुगाड़ लगा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ ड्रॉप 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 टेबल, नहीं ड्रॉप डेटाबेस कर देता सर हूँ। इसको देख लिया जाएगा टॉप क्योंकि ये सब चीजें डेटाबेस, बैठ के टाइम एक लेना मिनट भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट। मैंने ड्रॉप कर दिया डेटाबेस, और डेटाबेस, भाई म्यूट करोगे भाई? हाँ, ड्रॉप डेटाबेस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नाम सूर्या डीबी। देख क्या लिया जाएगा, जब ये इससे पढ़ ही रहे हैं तो खत्म कर देंगे अभी। तो ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम, पूरा डेटाबेस ही मैंने डिलीट कर दिया। तो अब हम करेंगे क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम यहाँ रख दिया हमने सूर्या डीबी। ठीक है, सूर्या डीबी हमने बना दिया, सूर्या डीबी नाम का डेटाबेस बन गया। अब इसके अंदर अगर हम कोई शो टेबल करते हैं तो यहाँ पे कोई टेबल नहीं है भाई, कोई कोई टेबल नहीं है, नो। अच्छा, यूज कर लेते हैं, यूज सूर्या डीबी, सूर्या डीबी कर लेते हैं हम, ठीक है ना। ओ भाई, यूज सूर्या टीबी करते हैं, है ना। चलिए, डेटाबेस चेंज हो गया। अब हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो जब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट तो असाइंड होता है, ये हमें पता चल गया कि असाइंड होता है। असाइंड मतलब प्राइमरी की आप असाइन करोगे। बट अब आप देखिए, यहाँ पे एक टेबल, दो टेबल बन के आ गया। एक तो MP1 to 3 टेबल बन के आ गया जिसमें ये सारा चीज़ है, और फिर उसी का एक सीक्वेंस टेबल बन के आ जाता है। और सीक्वेंस टेबल में ये 1 वैल्यू जो है जाके इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं भाई जरा क्या कहानी हो रहा है। सो यूज तो कर दिया है हमने, अब शो टेबल्स करेंगे हम। तो टेबल में उसी तरह से 2 टेबल बन के आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट EMP1 to 3 करता हूँ तो इसका डिटेल आ गया, और सेलेक्ट EMP1 to 3 सीक्वेंस करता हूँ तो अभी भी ये 51 आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है। अब दोबारा मैंने राम की जगह पे यहाँ पे लिख दिया श्याम, और यहाँ पे ABES दे दिया, और एप्लीकेशन को यहाँ से रन कर दिया। जैसे एप्लीकेशन को यहाँ से रन कर देंगे, अब अगला जो है हमारा प्राइमरी की बनेगा डेटाबेस में। तो अगली प्राइमरी की जो बन रही है वो हमारा 2 बन रही है, और सीक्वेंस जो है अपने आप बदल जा रहा है, 101 हो जा रहा है। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमारी प्राइमरी की अभी डेटाबेस के अंदर एक्चुअली में बन रही है, तो वो हमारे लिए एक सीक्वेंस टेबल बना रही है। अब यार सीक्वेंस टेबल की डेफिनेशन को के अंदर जाना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कौन से सीक्वेंस को फॉलो करके कैसे कैसे। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू 101 हो गई। अब अगर अगली बार यही रिकॉर्ड हम इंसर्ट करेंगे, अब अगर अगली बार रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, रिकॉर्ड तो मतलब सेम हो जाएगा, और यहाँ पे ये हम देख सकते हैं भाई, अभी सीक्वेंस में 151 करके बन रहा है भाई। तो ये डेफिनेशन, और यहाँ पे रिकॉर्ड कौन सा आ गया, EMP1 to 3 में। तो कायदे से यहाँ पे क्या आना चाहिए था, कायदे से आना चाहिए था 1 2 के बाद 3 आना चाहिए था, राइट। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये इंक्रीमेंट वाला कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो सम टाइम हमें लगेगा कि इंक्रीमेंट हो रहा होगा 1 2 3 4 5 6 करके। ये हम आपकी बात का आंसर नहीं दे रहे हैं, वो बात अलग कहानी है, ये अलग हम चीज़ पढ़ रहे हैं कि हम प्राइमरी की, अगर हम हाइबरनेट की प्राइमरी की में सीक्वेंस लगा देते हैं, तो सीक्वेंस लगाने का मतलब ये हो गया कि वो अपने डेटाबेस के अंदर अलग से एक सीक्वेंस का कॉलम बनाता है, एक सीक्वेंस क्रिएट करता है, और उस सीक्वेंस को यूज करते हुए प्राइमरी की को यहाँ बनाता है, राइट। अब यहाँ पे ये वैल्यू सेम हो गई, तो सीक्वेंस में उसी को उसी के आगे डाल दिया। तो अगर उसकी सीक्वेंस में डेफिनेशन वेफिनेशन में जाके कुछ चेंज वेंज मारेंगे तो हमारा कुछ और भी काम बन सकता है। सिर्फ समझ में आई बात। अच्छा चलिए, तो एक चीज़ तो ये हो गया। ऐसे ही भाई आप हीलो भी डाल सकते हो, हीलो। अब हीलो में भी कुछ ना कुछ इसी तरह का चीज़ होता है ना। टेबल किसी केस में टेबल बनता है, किसी केस टेबल में किसी केस में नहीं बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे हीलो डाल देता हूँ और एप्लीकेशन को रन करता हूँ
तो ऐसा अब ये डेटाबेस के एल्गोरिदम को यूज करके टेबल ओवर बनाता है शायद। अब ये सपोर्टेड ही नहीं है, हीलो जो है सपोर्टेड ही नहीं है इस डेटाबेस के अंदर, ऐसा भी है। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कई ऐसे जो हमारे क्या नाम है यहाँ पे, क्या है, जो जनरेटर क्लास है, जनरेशन टेक्निक है। अब जैसे आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी भी हो सकता है किसी डेटाबेस में सपोर्टेबल हो, किसी डेटाबेस में नहीं सपोर्टेबल हो, है ना। इतने तरह के अलग अलग तरह के जो है क्या होते हैं, जनरेशन टेक्निक होते हैं हमारे पास जो हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए, प्राइमरी की को बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा जी। तो और बाय डिफॉल्ट तो असाइंड होता ही होता है ना। चलिए भाई, तो अब अब देखो उस तरह की प्रॉब्लम को हम मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो हम बात कर रहे थे कि इंक्रीमेंट, हम इंक्रीमेंट वगैरह दे भी रहे हैं, तो कोई हमें उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उस इंक्रीमेंट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम एक अलग कॉलम बना लेंगे, और कॉलम बना के उस पर्टिकुलर कॉलम की करस्पॉन्डिंग अगर बीच में कोई डेटा रिकॉर्ड मतलब डिलीट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम उसके लिए कोई रेफरेंस की बनाए रहेंगे तो ठीक है। बट ये बात का ध्यान रहे कि जनरेशन क्लास के अंदर जनरेटर का मतलब क्या होता है, जनरेटर का मतलब होता है कि प्राइमरी की को बनाने का टेक्निक। और प्राइमरी की को बनाने के टेक्निक में जनरेटर क्लास के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के जनरेशन टेक्निक हैं भाई, बहुत सारे अलग तरह के जनरेशन टेक्निक हैं, इतने सारे अलग अलग तरह के टेक्निक हैं, ये सारे अलग अलग तरह के टेक्निक हैं। ठीक, तो ज़्यादातर जो है सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग पढ़ने ओढ़ने के लिए बस ऐसे इंक्रीमेंट डाल देते हैं। जब रियल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारी कहानी आती रहेंगी। अच्छा, तो अच्छा कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्या डालना है, आईडी डालना है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। और दूसरी चीज़, कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको जो अपनी आईडी है, अच्छा लेकिन अगर मान लीजिए नेम को आपने डाल दिया, आपने कहा कि सर ने बोला था कि चलो मैं नेम को डाल दूंगा, लेकिन नेम को तो आपने एज अ प्राइमरी की डाल दिया और फिर इसको इंक्रीमेंट भी कर रहे हो, और नेम क्या है, वेर कैर, तो क्या वेर कैर का इंक्रीमेंट हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी राइट। तो इस बात का ध्यान रहे कि जो आप इंक्रीमेंट करने जा रहे हो वो वैल्यू इंटीजर टाइप की होनी चाहिए यहाँ पे राइट, तभी उसका इंक्रीमेंट हो पाएगा। ठीक, अच्छा जी। तो अब, और यहाँ पे अलग अलग टाइप अपना बदलते रहना। सम टाइम यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको असाइंड नहीं लिखा है तो आप असाइंड भी लिख सकते हो, और अपने हिसाब से जो आपको चेंज करना है ना, वो आप अपने हिसाब से कर लेना, खत्म कहानी। आपने असाइंड लिख दिया ना, हो गया। अब आप प्राइमरी की अपने हिसाब से असाइन कर रहे हो, कहाँ से असाइन करोगे, आप यहाँ से अपने हिसाब से असाइन करोगे। क्या लॉजिक लगा के करोगे, आप अपने हिसाब से डेटाबेस में असाइन करके करोगे। अब जैसे मैं एक और सिनेरियो बताता हूँ, हमें ऐसी ज़रूरत पड़ी थी क्या, अब हमें ऐसी ज़रूरत पड़ी थी कि जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय का क्रिएशन हो, जैसे तो एम्प्लॉय, जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी का नाम है सूर्या, ठीक है, तो मेरे डेटाबेस में आईडी ऐसे बने, मेरी कंपनी का नाम है सूर्या, ठीक है, तो मेरे केस में मेरी आईडी बननी चाहिए SP001 ऐसे, फिर अगली आईडी बननी चाहिए SP002, ठीक है, ऐसे अगला अगला ऐसे अगला अगला बनते जाए SP003। तो अब इसके लिए भी लॉजिक लिख सकते हो, लेकिन जब आपने असाइन लिख दिया है तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, आप वही सेम लॉजिक लगाओगे। कौन सा लॉजिक लगाओगे, हैं, कौन सा लॉजिक लगाओगे, पहले तो आप सेलेक्ट क्वेरी चलाओगे, है ना, सेलेक्ट क्वेरी चला के वो मैक्सिमम निकालोगे। क्या धीरज, ऐसे तो कर रहे थे, सेलेक्ट क्वेरी चला के मैक्सिमम निकालोगे, और मैक्सिमम में वो सेलेक्ट क्वेरी चला के मैक्सिमम में ये स्ट्रिंग उसके साथ बना दोगे, उस स्ट्रिंग के साथ ये वैल्यू जोड़ दोगे राइट, ऐसे तो करोगे। वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं काम, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 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 क्वेश्चन है कि सर वो क्वेरी कैसे लिखेंगे हम, क्वेरी यहाँ पे लिख पाएंगे क्या। तो देखिए क्वेरी को लिखने के लिए हमारे पास होता है SQL। तो अगर डेटाबेस की SQL भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, और HQL लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, कर सकते हो। लेकिन मैं वहाँ पे एक इंटरप्ट करूँगा बार बार, अभी भी मैं आपसे कहूँगा, डेटाबेस में जब इस तरह की कोई प्राइमरी की बनाते हो आप, 01 02 ऐसे करके कुछ भी ऐसे करते हो, तो ये वाली प्राइमरी की अलग रहने देना, ये वाली प्राइमरी की अलग रहने देना, उसके लिए अलग से की बनाओ, यहाँ पे अलग से की बनाओ, और उस की करस्पॉन्डिंग अलग से इसकी रेफरेंस करो, मैपिंग करो। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी प्रोजेक्ट में, जैसे मैं अपना खुद बताऊँ आपको, अपना मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है कि मैं जब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखा जिसमें इतने सारे आईडी, कोई SID, कोई PID, कोई ID रेफ ID, न जाने कितने तरह की आईडी,
है ना, मुझे दिखती थी अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं यार इन आईडी को लेके इतना कंफ्यूज रहता था, इतना परेशान रहता था कि मुझे ये एसआईडी है, फिर उस एसआईडी के करस्पॉन्डिंग ये 001 आईडी है, इस आईडी के करस्पॉन्डिंग ये 111 आईडी है। तो एक्चुअली में क्या होता था ना पता है, तो मैंने मैंने पहले वो देखा जाके और समझा, और फिर मैंने अपने मैनेजर से भी पूछा कि सर इतनी सारी, इतने मैंने पूछा भी बहुत, मतलब जो पूरा आर्किटेक्ट लेवल पे पूरा डिजाइन करता है, तो उसने तो मुझे उसने ये बात बताई थी जो मैं आपसे बता रहा हूँ। उसने कहा कि ये जो प्राइमरी की वाली जो आईडी है ना, इसी आईडी का ही दूसरा रूप है ये वाली आईडी, और कुछ वो नई चीज नहीं है। तो हमने कहा भाई क्यों? वो कह रहा है ये वाला आईडी जो है ना हम आपको शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, हम नहीं चाहते कि ये वाली आईडी जो है आप यूज करो सिक्योरिटी रीजन से, और बीच में अगर कुछ भी हो जाए, डिलीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे हमें मतलब नहीं है। अब हमारे पास ये वाला जो आईडी होगी, इसी आईडी को हम आपको दिखाएंगे और इसी आईडी पे ही कोई ऑपरेशन करेगा। तो इससे क्या हो जाता है कि जो जो हैकिंग है वो बच जाती है, या एसक्यूएल इंजेक्शन है वो बच जाता है। कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो है, वैसे डेवलपर को तो खैर कुछ सब कुछ पता होता है कि एसआईडी है, पीआईडी है, ये आईडी वो आईडी है ना, लेकिन जो अनऑथराइज्ड यूजर है वो गेस करता रहेगा कि अच्छा ये क्या है या क्या नहीं है, वो तो सोचता ही रहेगा अपना, राइट। तो उससे हम बच जाएंगे। और जब हमें कभी कोई प्रोडक्ट या कोई डेटाबेस से कोई डिटेल लेके भी आनी रहेगी, तो मुझे उस आईडी के करस्पॉन्डिंग जो दूसरी एक की हम बनाए रहेंगे उसी के बेसिस पे आएगी, ठीक है ना। उसको हम यूनिक बना देंगे, क्योंकि प्राइमरी की तो एक ही हो सकता है डेटाबेस में, तो उसको हम अलग से एक यूनिक बना देंगे, उसकी अलग से की दे देंगे, उसी यूनिक की के बेसिस पे हम डेटा फेच करा के लेके आएंगे। और जब भी हम कोई, जैसे हम कोई अगर ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात कर ले, जैसे हम फ्लिपकार्ट की बात कर ले, या किसी भी ऐसे एप्लीकेशन में जब आप ऐसे डेटा फेच करके लेके आते हो, है ना, जैसे यहाँ पे देखिए ये डेटा अभी फेच होके आ रही है, तो ये क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे लेके गए, यहाँ पे देखो आईडी आ रही है, देखो रिक्वेस्ट जा रही है ना, रिक्वेस्ट जा रही है, कोई एक क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर जा रही है होगी, तो वो एक्चुअली प्राइमरी की नहीं होगी, उस प्राइमरी की के अगेंस्ट जो नई रेफरेंस वाली की होगी वो जा रही होगी। तो ये सब कहानी है, करेंगे हम, चलो ठीक है। फिलहाल आप लोग से ये मुझे ये कहना है कि आप लोग क्या करिएगा, जैसे मैंने अभी यहाँ सीक्वेंस किया है, साइंड किया, और भी अलग तरह की क्वेरीज को लगा के देख सकते हो, और थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा एक्सपोजर करना कि भाई अगर हम नेटिव लगाते हैं तो क्या होता है, आइडेंटिटी लगाते हैं तो क्या होता है ना। तो कई बारी इंटरव्यू में, अब जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे से एक बार क्वेश्चन इंटरव्यू पूछ लिया था। उसने पूछा था कि डेटाबेस में टेबल बनाते हो, टेबल बनाते हो, चलो ठीक है, कॉलम वो प्राइमरी की ऑटोमेटिकली बनती है, क्या लगाते हो? तो हमने कहा सर हम जो है असाइंड लगा देते हैं, सम टाइम इंक्रीमेंट लगा देते हैं, है ना। उसने कहा कि एक प्रॉपर्टी होती है हीलो, कभी यूज़ किया है? हमने कहा तो सर हीलो तो हमने यूज़ नहीं किया है। तो उसका कहता है कि इसका यूज़ बताओ। हमने कहा सर मैंने तो यूज़ नहीं किया है। तो नहीं, अगर किया रहता तो भाई कुछ पॉजिटिव क्या पता हमें रिस्पॉन्स मिल पाता। तो एक्चुअली ये डेटाबेस स्पेसिफिक एल्गोरिदम को फॉलो करके, तो फिर इसको मैंने बाद में पढ़ा भी था इसका मतलब। तो डेटाबेस स्पेसिफिक एल्गोरिदम को फॉलो करके, है ना, आपकी प्राइमरी की को बनाता है। और ये हर डेटाबेस में सपोर्टेबल भी नहीं है, जैसे आपने देखा माइस्क्ल में नहीं चल रहा है। तो अब इसका और भी बहुत सारे यूज हो सकता है जिसको मैंने ध्यान नहीं दिया। तो हम बेसिक लेवल पे नहीं ध्यान देते, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हमें चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा भाई, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है जी कि हाइबरनेट मैपिंग हो गई, हाइबरनेट मैपिंग हो गई, मैपिंग के अंदर क्लास हो गई, और क्लास के अंदर टेबल हो गया। टेबल में उस टेबल का नाम दीजिए जिस नाम से टेबल बनाना चाहते हो, और फिर आप यहाँ पे प्राइमरी की जो बनाना चाहते हो उसको आईडी के अंदर रखिए। अच्छा, और फिर प्रॉपर्टी के अंदर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नाम बताइए जिस नाम से आपको डेटाबेस में कॉलम बनाना है। अच्छा, अब देखो सम टाइम ऐसा होता है कि एज अ डीबीए पर्सन कि भाई डेटाबेस में कॉलम का नाम कुछ और उसे चाहिए होता है, और मैं चाहता हूँ कॉलम का नाम कुछ और चाहिए होता है, और यहाँ पे फील्ड का जो नाम है वो कुछ और है। देखो अगर आपकी प्राइवेट फील्ड के नाम और डेटाबेस के अंदर आने वाले फील्ड के नाम एकदम सेम है, तो उसको थोड़ा मैप करना बड़ा आसान लगता है, थोड़ा सिंपल लगता है। लेकिन जो डीबी पर्सन होता है वो कुछ अलग ही कहानी कर रहा होता है, वो अपने अच्छा ये बताओ, क्या रियल टाइम पे ऐसा होता होगा कि हम अपना खुद का टेबल बनाने जा रहे हैं, है ना, और उसको फिर उसमें फील्ड बनाएंगे, उसमें डेटा स्टोर करेंगे? तो ऐसा बहुत कम होता है यार इतना ज़्यादा नहीं कहानी होती कि टेबल हम बना रहे हैं, डेटा स्टोर करा रहे हैं। एक्चुअली हम बने बनाए टेबल पे काम करते हैं, तो कॉलम भी बना बनाया होगा। अब उस कॉलम का जो हमें फील्ड बनाना है वो कुछ और बनाना है। अब मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एचबीएम फाइल में जाऊँगा, प्रॉपर्टी का तो नाम मैं बता दूंगा कि मेरे ईएमपी क्लास में इस नाम की प्रॉपर्टी है, बट इस प्रॉपर्टी का कॉलम कौन सा बनाना है वो मैं कॉलम एट्रीब्यूट में बता सकता हूँ।
यहाँ पे कॉलम नाम का एट्रीब्यूट बनाया और कॉलम एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे लेट से मैंने ई नेम दे दिया, तो ई नेम नाम से या ई अंडरस्कोर नेम दे दिया, तो ई अंडरस्कोर नेम से अब कॉलम बनेगा। और उस कॉलम की अगर मुझे साइज वाइज भी देनी है ना, तो मैं भाई उसका इंडेक्स और उसकी साइज, उसका लेंथ यहाँ से सब मैं दे सकता हूँ। तो डेटाबेस की जो भी प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी से डीलिंग करने का काम यहाँ पे आप कर सकते हो, जिसमें नेम दे दिया, कॉलम दे दिया, लेंथ दे दिया, है ना, इस तरह से चीजें आप स्पेसिफाई कर सकते हो। नहीं तो अगर आप नहीं दोगे तो बस वो अपने आप आपकी कॉलम का टाइप चेक कर लेगा कि जी ये किस टाइप का है। अच्छा, स्ट्रिंग टाइप का है तो वेरकर बनाना है, इंटीजर है तो इंटीजर बनाना है, उसकी जो भी डिफॉल्ट लेंथ होगी उसी लेंथ को वो मान के चल लेगा, राइट। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो भाई, आप अपना कॉलम वॉलम बता सकते हो अलग से, क्योंकि मैंने नहीं लिखा था तो कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए यूनियन सब क्लास तो अलग चीज होती है, छोड़ो, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज हो गई, इसकी कहानी हो गई। तो अब आप क्या करोगे, आप इसी को बोलते हैं मैपिंग क्लास। तो परसिस्ट क्लास की सारी एंट्री यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी भाई। कर दिया सारी एंट्री, बता दिया ये चीज बनना है, ऐसे बनना है। कॉलम अलग बनना है तो कॉलम का नाम दे देंगे। चलिए जी, इसको बंद कर देते हैं, हो गया कहानी। अब इसके बाद आपको बनाना होता है CFG फाइल। CFG फाइल में देखो, CFG फाइल में सारी चीजें तो एकदम क्लियर थी, कल भी हमने बात कर लिया था। जिसमें सबसे टॉप पे देखिए हमने लिखा हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन रूट टैग होता है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक टैग होता है सेशन फैक्ट्री। सेशन फैक्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं भाई, सेशन फैक्ट्री टैग के अंदर हम सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी एक बनाते हैं जिसमें ड्राइवर, ये आपको याद करना पड़ेगा कि ड्राइवर कनेक्शन डॉट ड्राइवर क्लास, ड्राइवर इंटरेस्ट क्लास, यहाँ पे अपने ड्राइवर क्लास का नाम दे दीजिए। कनेक्शन डॉट URL, कनेक्शन डॉट यूजर नेम, पासवर्ड, इस तरह से आप अपना ये डेटाबेस की सारी प्रॉपर्टी आप दे दीजिए। अच्छा, तो हाइबरनेट खुद क्या करेगा, जब हाइबरनेट का इंटेलिजेंस कह सकते हो खुद मेमोरी में चलेगा, तो वो आपकी अपनी डेटाबेस की सारी कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेगा। वो डेटाबेस का URL चेक करेगा, यूजर नेम चेक करेगा, पासवर्ड चेक करेगा, इन सारी चीज़ों को चेक करके अपने आप DB कनेक्शन वगैरह सब इस्टेब्लिश करेगा, राइट। बट वो सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, अब हाइबरनेट क्या कहता है हमसे, हाइबरनेट कहता है कि भाई देखो, आपने जो ड्राइवर दिया होगा, URL यूजर नेम पासवर्ड दिया होगा, चलिए उसके लिए मैं डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लूँगा, बात ठीक है। बट मैं जो क्वेरी जनरेट कराऊंगा वो किस डेटाबेस के लिए कराऊंगा, कैसे कराऊंगा, तो मुझे एक काम करो, उसके लिए मुझे डायलेक्ट भी बताओ। तो इसलिए डायलेक्ट बताना पड़ता है। तो डायलेक्ट किस लिए होता है, ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है। जैसे जनरेटर क्लास क्या होती है, व्हाट इज जनरेटर क्लास इन हाइबरनेट, ये क्वेश्चन है इंटरव्यू का। तो जनरेटर क्लास जो है प्राइमरी की को जनरेट करने का टेक्निक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायलेक्ट। तो डायलेक्ट क्या होता है हाइबरनेट के अंदर, तो डायलेक्ट एक प्रॉपर्टी होती है हाइबरनेट में जो CFG में लिखी जाती है। जो डायलेक्ट नाम की प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम अपने हाइबरनेट को बताते हैं कि भाई तुम्हें इस टाइम पे कौन सा डेटाबेस यूज करना है और किस डेटाबेस के लिए क्वेरी जनरेट करना है। क्योंकि जो डायलेक्ट होता है, टेक्निकली डायलेक्ट जो है वो एक इंटरफेस है, और डायलेक्ट इंटरफेस को ही इम्प्लीमेंट करके बहुत सारे क्लासेस बनाई गई हैं। तो जब आप यहाँ पे डायलेक्ट लिखोगे, डायलेक्ट इन हाइबरनेट, तो डायलेक्ट इन हाइबरनेट करके लिखोगे ना, तो एक्चुअली में डायलेक्ट एक आपको क्या मिलेगा, डायलेक्ट आपको एक रूट इंटरफेस मिलेगा, ठीक है, एसक्यूएल डायलेक्ट। तो एसक्यूएल डायलेक्ट का काम क्या होता है, क्वेरी को जनरेट करना, क्वेरी को ऑप्टिमाइज करना, क्वेरी को बनाना, इन सब में हेल्प करता है हमें, ठीक है। तो टेक्निकली देखोगे तो डायलेक्ट हमारा एक इंटरफेस है। देखिए ये डायलेक्ट पैकेज के अंदर पाया जाता है, और डायलेक्ट पैकेज के अंदर आने वाले इस इंटरफेस की ये सब इंप्लीमेंटिंग क्लासेस हैं। ये सब इंप्लीमेंटिंग क्लासेस हैं। ओरेकल के लिए ये है, माइस्क्यूएल के लिए कुछ और है, मोंगोडीबी के लिए कुछ और है, किसी और के लिए कुछ और है ना। तो उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके इस तरह से अलग अलग क्लासेस बनाई गई हैं। तो एक्चुअली में ये एक क्लास आप यहाँ पे डाल रहे हो, बट इस क्लास का जो रूट, अगर ये क्लास जाके देखोगे तो ये देखिए क्लास दिख रहा है, क्लास का नाम है MySQL 8 डायलेक्ट, जो एक्सटेंड कर रहा है MySQL डायलेक्ट को, और MySQL डायलेक्ट इनहेरिट कर रहा है, देखो डायलेक्ट को, एक्सटेंड डायलेक्ट को। और डायलेक्ट क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो मैंने शायद इंटरफेस बोल दिया था। तो चाहे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस हो, एक ही बात है। तो डायलेक्ट एक इंटरफेस है, तो हाइबरनेट के क्रिएटर ने डायलेक्ट इंटरफेस बनाया और कहा कि भाई एक काम करो, अलग अलग डेटाबेस की क्वेरी को जनरेट करने के लिए इसी डायलेक्ट नाम की एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करके हम अलग अलग तरह की क्लासेस बनाएंगे, अलग अलग तरह के वेंडर से, सारे वेंडर से बोल दिया कि तुम्हें डायलेक्ट बनाना है तो चलो इनहेरिट करके ये डायलेक्ट बना दो, तुम्हें डायलेक्ट बनाना है तो इनहेरिट करके ये डायलेक्ट बना दो। तो हम सब लोग जो है
माई के लिए ये डायलेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे नेट पे खोजना पड़ेगा। तो जब ओरेकल यूज़ करोगे तो ओरेकल का ये पूरा डिटेल तो आपको पता ही है कि अलग होगा, लेकिन उसका डायलेक्ट भी अलग होगा। इसी डायलेक्ट वो चीज़ होती है जिसके थ्रू हमारे हाइबरनोड को पता चल पाता है कि ओके ये डायलेक्ट है, ठीक है, तो मुझे इसके लिए क्वेरी बनानी है, इस डेटाबेस के लिए क्वेरी जनरेट करनी है और इस डेटाबेस के लिए क्वेरी ऑप्टिमाइज करनी है। तो क्वेरी को जनरेट करना, क्वेरी को ऑप्टिमाइज करना, है ना, ये सारा काम इसी डायलेक्ट के माध्यम से ही होता है, राइट। एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई, सो एचबीएम टू डीडीएल वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए एचबीएम टू डीडीएल वाली प्रॉपर्टी, ये मान लीजिए मैं हटा देता हूँ, मान लीजिए हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा, डायलेक्ट भी कई बार ऑप्शनल होता है यार, अब आजकल ऑप्शनल हो गया शायद, तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी हटा देता हूँ, सारी ही प्रॉपर्टी हटा देता हूँ, सब कुछ हटा दिया मैंने, बस चेक करने के लिए, ताकि पता चल पाए कि क्या कहानी चल रही है मेमोरी में, ठीक है। तो भाई मैं क्या करता हूँ ना, ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ पूरा सूर्य डीबी को ही। अच्छा, सूर्य डीबी खत्म। अब मैं क्रिएट कर देता हूँ सूर्या डीबी को, बना दिया जी। यूज कर लेता हूँ सूर्या डीबी को, ठीक है, हो यूज कर लिया, यूज कर लिया, ठीक है। अब मैं दोबारा एप्लीकेशन को रन करता हूँ और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इस बार मैं क्या करता हूँ, देखो मैं अपने कॉलम का नाम भी बदल के आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा थोड़ा जब ये सब काम किया रहूँगा तो आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ अच्छा ऐसा कर सकते हैं। तो इस बार जो है मैंने यहाँ पे असाइंड भी लिख रखा है, तो मुझे देखना पड़ेगा मैंने भेजा है कि नहीं भेजा है, वैल्यू भेजा है, ठीक है। मत करो असाइंड, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो। यहाँ पे डाल दीजिए क्या, यहाँ पे डाल दीजिए जी इंक्रीमेंट, ठीक है जी, कर दिया। और यहाँ पे क्या कर दीजिए ना, इस बार आप अपने कॉलम का नाम पे बदल दीजिए, कॉलम का नाम दे दीजिए जैसे EMP_name, ठीक है। और आप उसका लेंथ भी दे दीजिए, ठीक है, लेंथ दे दिया लेट से, बट उसकी वैलिड लेंथ होना चाहिए, है ना, उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। आप जो एरकर की जो कैपेसिटी का लेंथ होता है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही मैंने यहाँ पे डबल कोड में दिया EMP_, क्या है, CMP, ठीक है, जो भी है लेंथ में जो है मैंने, यार चलो इतना बड़ा दे दिया, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब मैंने क्या किया हुआ है, अब मैंने डायलेक्ट हटा दिया है और मैंने सो एसक्यूएल की प्रॉपर्टी हटा दिया है, तो एसक्यूएल वगैरह मुझे दिखेगा नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी जनरेट हो रही है, तो मेमोरी में देखिएगी नहीं कि बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। एक्चुअली देखो प्रोग्राम भी फेल हो गया, प्रोग्राम फेल हो गया क्यों, कह रहा है कि एसक्यूएल ग्रामर एक्सेप्शन है ना, कि मतलब ये समझ लो कि हमें जो डायलेक्ट है वो हमारे एसक्यूएल के लिए ग्रामर प्रोवाइड कर रही है, उसको समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या करना क्या नहीं करना भाई, है ना, कुछ नहीं समझ में आ पा रहा है वो। उसको नहीं समझ में आ पा रहा है कि भाई यहाँ पे कि मुझे कुड नॉट एग्जीक्यूट द रिजल्ट, इस तरह का कुछ, है ना। ये मैक्स आईडी वगैरह ये भी कुछ कॉल करता है भाई, देखो ये मैक्स आईडी कॉल कर रहा है, प्राइमरी की को बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमारा काम ही करना बंद कर दिया क्या, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे डायलेक्ट लगाना पड़ेगा, तो डायलेक्ट लगा देते हैं। अच्छा डायलेक्ट लगा देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़ो डायलेक्ट मैं हटा देता हूँ, छोड़ो। पता है कौन सी क्या दिक्कत हुई, ये वाली प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही प्रॉपर्टी टेबल बनाती है डेटाबेस में। अब ये दोनों तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है यार, ये सिंपल है, सो एसक्यूएल और फॉर्मेट एसक्यूएल। सो एसक्यूएल से एसक्यूएल क्वेरी जो बनेगी वो दिख जाएगी, और फॉर्मेट करने से वो फॉर्मेटेड तरीके से दिखने लगेगी, बस यही बात है और कोई बात है नहीं। बट मैंने अपडेट लगा दिया और डायलेक्ट हटा दिया, डायलेक्ट अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डायलेक्ट जो है ये ऑप्शनल होना चाहिए, क्योंकि अभी जो मतलब लेटेस्ट जो हम फ्रेमवर्क वगैरह भी यूज़ करते हैं उसमें ऑप्शनल होता है। देखो देखो काम हो गया ना, डायलेक्ट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑप्शनल चीज़ है, ख़त्म कहानी, नहीं यूज़ करना है, अब नए वर्जन में नहीं यूज़ करना है। देखो हो गया ना, हो गया ना। अब आप यहाँ सो टेबल करोगे, आपका टेबल आ गया, EMP टेबल आ गया, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP 1 2 3 कर दीजिए, डेटा भी आ गया, ठीक है। और देखो कॉलम का नाम भी आ गया वैसे जैसे हमने दिया था, सारा काम हो गया भाई परफेक्ट तरीके से। तो इसका मतलब डायरेक्ट हमें देने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई अगर ये नहीं दोगे ना, ये HBM टू DDL वाली, अच्छा इसमें सम टाइम जो है अपडेट के जगह पे मान लीजिए, अपडेट का मतलब क्या हुआ, अपडेट का मतलब ये हुआ कि ये नहीं कि बार बार डेटाबेस में अपडेट करेगा, अपडेट का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगला रिकॉर्ड बाबा और उसके कॉलेज का नाम, कंपनी का नाम, कुछ भी ऐसे लिख के जब इसको चलाओगे और डेटाबेस में इसको अपडेट करोगे, तो ये क्या करेगा, हाँ यहाँ से मैं क्यों चला रहा हूँ, तो ये बार बार रिकॉर्ड को डेटाबेस में अपडेट करता रहेगा। अपडेट का मतलब ये नहीं कि वो ड्रॉप कर देगा, ड्रॉप नहीं करेगा, ठीक है, वो ड्रॉप नहीं करेगा, वो डेटाबेस में
बार बार रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, राइट, ये अपडेट का मतलब है। तो गलत लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, क्रिएट कर दूं, क्या कर दूं, क्रिएट, ऐसा भी कर सकता हूं मैं, क्रिएट कर सकता हूं। अगर कुछ भी नहीं लिखोगे, ये पूरी प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। तो आपको पहले टेबल बनाना पड़ेगा, तब आप काम कर पाओगे। अगर ये हटा दो ये लाइन, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, टेबल बनाना पड़ेगा। अब अगर टेबल इतना बनाना होता ही हमें, तो फिर हम, अच्छा मैंने हटा दिया ना, अच्छा चलो ठीक है, हटा ही दिया, कोई बात नहीं, हटा दिया है, हटा दिया है। तो रिकॉर्ड हमारा डेटाबेस में जाके अपडेट हो रहा है, रिकॉर्ड डेटाबेस में हमारा अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है भाई। तो फिर अपडेट हमें लगाने की जरूरत है नहीं है, लेकिन अपडेट पहली बार में अगर मैं इसको ड्रॉप करके चलाऊं तो नहीं चलेगा भाई, ड्रॉप करके चलाऊं तो नहीं चलेगा, क्योंकि अब ये रिकॉर्ड हमारा बार बार अपडेट हो रहा है। तो अपडेट टेबल क्रिएट करने का भी काम कर देता है भाई, अपडेट जो है वो टेबल क्रिएट करने का भी काम कर देता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ड्रॉप करके चलाऊंगा तो नहीं चलेगा, पक्का नहीं चलेगा, ये बात का ध्यान रहे आपको, ठीक है। देखो मैं आपको ड्रॉप करके दिखा देता हूँ, हो तो रहा था भाई, ड्रॉप ड्रॉप का कमांड यहाँ पे था, तो ड्रॉप सूर्य डीबी नहीं करूंगा यार, ड्रॉप टेबल करता हूँ, ड्रॉप EMP123 करता हूँ, ठीक है। तो अरे यार, ड्रॉप टेबल नॉट डेटाबेस, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, आहा, क्या कह रहा है कि अननोन टेबल, अरे यार EMP ना, EMP123, ठीक है। अब देखिए हमारा टेबल यहाँ पे ड्रॉप हो गया, अब यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है ना, लेकिन अब हम एप्लीकेशन को चलाएंगे, अब एप्लीकेशन को चलाएंगे, तो यहाँ पे आप देखिएगा, देखिए देखिए हो गया भाई, एसक्यूएल ग्रामर वाला प्रॉब्लम आ गया ना, तो इस बात का ध्यान रहे भाई। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपडेट की जगह पे मैं क्रिएट लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, क्रिएट। अगर मैं क्रिएट लिख दूंगा तो क्या होगा भाई, क्रिएट कर दूंगा तो ये टेबल को बार बार डेटाबेस में क्रिएट करेगा, मतलब पहले ड्रॉप करेगा फिर क्रिएट करेगा, ड्रॉप करेगा क्रिएट करेगा, जितनी बार क्वेरी चलाओगे वो ड्रॉप क्रिएट क्रिएट, अब टेबल क्रिएट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो क्रिएट हो गया और डेटा भी इंसर्ट हो गया, चलो अच्छी बात है। पहले देखो ड्रॉप इफ एग्जिस्ट चला, ड्रॉप इफ एग्जिस्ट चला, और फिर क्रिएट टेबल चला, और फिर ये फिर इंसर्ट इंसर्ट क्वेरी चली है, ठीक है। तो शो टेबल्स करोगे तो आपका टेबल आ गया। अच्छा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 1 2 3 करते हैं, तो रिकॉर्ड आ गया। अच्छा जी जरा दोबारा चलाओ, क्या दोबारा रिकॉर्ड जा रहा है क्या, दोबारा रिकॉर्ड नहीं जाएगा भाई, उसी टेबल को ड्रॉप करके फिर से क्रिएट, क्योंकि क्रिएट कर दिया ना आपने, क्रिएट करने से वो क्या करता है, बार बार टेबल को क्रिएट कर देता है, बार बार क्रिएट करता है। देखो अब ड्रॉप इफ एग्जिस्ट हो गया और उसके बाद क्रिएट कर दिया, तो इसका मतलब इसमें रिकॉर्ड अब नया नहीं आया होगा, उसी वही रिकॉर्ड बार बार आ रहा है, वही रिकॉर्ड बार बार आ रहा है, वो पुराना वाला रिकॉर्ड को हटा के फिर नया रिकॉर्ड डाल दे रहा है। तो ये यार कोई पागल ही होगा मेरे तरह जो क्रिएट करेगा, नहीं क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्रिएट होता है, क्रिएट ड्रॉप होता है, ड्रॉप क्रिएट होता है, अपडेट होता है। ज्यादातर सिनेरियो में लोग अपडेट ही यूज करते हैं, इसलिए ताकि भाई एक बार वो टेबल क्रिएट करे बस, उसके बाद बार बार रिकॉर्ड को अपडेट करे, यही इसकी पूरी कहानी होती है। इस कहानी को करने के बाद आपको अगला काम क्या करना होता है भाई, अगला काम, तो अगला काम आपको ये करना होता है कि सो एसक्यूएल की प्रॉपर्टी लगा दिया और यहाँ पे एचवीएम को यूज कर लिया। एचवीएम मतलब यहाँ पे एचवीएम को भी कॉल करना पड़ता है, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि सीएफजी में एचवीएम की एंट्री करनी पड़ती है, ये बात का बहुत याद रखना आपको। सीएफजी में एचवीएम की एंट्री होती है, तभी हमारे सीएफजी को पता चल पाता है कि ये वाली एचवीएम है, इसको मुझे चलाना है, इसको मुझे कॉल करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है। चलिए ये दो चीजें समझ में आ गई। अब देखो दो बातें आपको एकदम परफेक्ट तरीके से आपको पता होना चाहिए। पहला कि भाई एक सीएफजी होती है, दूसरा एक एचबीएम होता है। एचबीएम होता है आपकी एंटिटी क्लास के लिए, सीएफजी होती है डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है जी सर। परसिस्ट क्लास होती है, परसिस्ट की एंट्री एचबीएम में होती है और एचबीएम की एंट्री सीएफजी में होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब जो मेन चीज रह गई वो ये रह गई कि हाइबरनेट की एप्लीकेशन को बनाने में हमें किन किन चीजों का, अब किन किन अलग कंपोनेंट का यूज करना पड़ेगा। तो हाइबरनेट की एप्लीकेशन में कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे जैसे जेडीबीसी में ड्राइवर मैनेजर, स्टेटमेंट, प्रिफर्ड स्टेटमेंट, ये सब होता है कि नहीं होता है। उसी तरह से एक हाइबरनेट एप्लीकेशन में एक होता है कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है सेशन फैक्ट्री, एक होता है सेशन, एक होता है ट्रांजैक्शन, एक होता है क्वेरी। इस तरह से अलग अलग क्लासेस और इंटरफेसेस हमारे पास दिए गए हैं। तो हाइबरनेट कंपोनेंट के अंदर, हाइबरनेट एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे ये तो चीजें हो गई हमारे, ये हो गया मेन की पिलर,
बट क्लियर कह रहा हूं, जो कंपोनेंट हो गए, कंपोनेंट ऑफ हाइबरनेट, हाइबरनेट के जो कंपोनेंट हो गए, हाइबरनेट एप्लीकेशन को बनाने के जो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा हो गया जी सेशन फैक्ट्री, तीसरा हो गया जी सेशन, फिर हो गया जी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन राइट, और फिर हो गया जी क्वेरी। ये हमारे कुछ बेसिक सेशन फैक्ट्री, ओपन सेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन, सेशन फैक्ट्री, सेशन, ट्रांजैक्शन, क्वेरी, और क्या होता है भाई, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं भी मुझे याद आएगा तो बताता जाऊंगा। तो आपको इनके बारे में पढ़ना है। अब आपको वो ड्राइवर को लोड नहीं करना है, अब आपको ड्राइवर को लोड नहीं करना है। जिस तरह से ड्राइवर जैसे प्रोजेक्ट बनाते टाइम पे, जेडीबीसी कनेक्टिविटी करते टाइम पे पहले ड्राइवर को लोड करते थे, कनेक्शन स्टेब्लिश करते थे, काम करते थे। अब हाइबरनेट एप्लीकेशन में आपको ये नहीं करना है। आप सीएफजी बना दीजिए, एचवीएम बना दीजिए। सीएफजी एचवीएम बनाने से केवल काम नहीं चलेगा, अब आपको एक एक करके कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, यानी कि आप इसी को क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो स्टेप्स टू, steps for the hibernate application, steps to connect the hibernate application with the database। एक हाइबरनेट एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करने के क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। तो क्वेश्चन है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो कॉन्फ़िगरेशन एक क्लास होती है। कॉन्फ़िगरेशन क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो क्यों बनाते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमारी हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल से डील करता है और हमारी हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लेके आता है, राइट। और मैंने आपसे बताया भी था ये ओवरलोडेड मेथड है। अगर आपके फाइल का नाम hibernate cfg.xml है तो यहाँ नहीं भी लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो जरा देखता हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, है ना। तो ये देखिए हो जाएगा भाई, हो गया कि नहीं हो गया। तो कॉन्फ़िगर मेथड में कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये सारा लिखो कहानी, समझ रहे हो, ये बात याद रखिएगा। तो एक बार मेरे से इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया था, है ना। अच्छा, इसका नाम hibernate cfg.xml की जगह पे अगर मैं रिफैक्टर में जाके इसको रीनेम कर दूं और इसका नाम दे देता हूं हाथी cfg.xml, क्या लिख देता हूं नाम, हाथी cfg.xml, हाथी cfg.xml, है ना, क्या ये हमारा मेथड कॉल कर लेगा। तो देखते हैं भाई, तो देखते हैं कॉल कर पा रहा है, नहीं कॉल कर पा रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया। तो उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा इसका नाम बदल सकते हो क्या, हमने कहा सर कभी नहीं, जीवन में नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा बदल के देख लेना, हो जाता है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कर बदल के देख देंगे हो जाता है, मतलब उसका नाम हाथी cfg.xml यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हम हो जाएगा काम। तो देखो हो रहा है, देखो हो रहा है भाई, आपके सामने भी दिखाता हूँ मैं, देखो चल जाएगा अभी, खट से चल जाएगा। नाम हो गया कि नहीं, सेम अलग हो गया। तो इसका नाम हाइबरनेट ही क्यों रखा जाता है, तो अगर हाइबरनेट रखोगे तो ये जो कॉन्फ़िगर मेथड है ये ओवरलोडेड मेथड है। अगर इसका नाम हाइबरनेट से शुरू होगा तो ये अपने आप कॉल कर लेगा, अपने आप लोड कर लेगा। तो बताओ यार ये लिखना अच्छा है क्या, ये तो लिखना अच्छी बात ही नहीं है ना। इसलिए इसको खत्म ही कर दो कहानी। आप सीधे इस लाइन को, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइन को बहुत छोटे लाइन में लिख सकते हो और यही सारी लाइन को बहुत आसान कर सकते हो। आप सबसे पहले लिखो न्यू कॉन्फ़िगरेशन, लिखा न्यू कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर सीधे चला दो कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर के ऊपर सीधे चला दो बिल्ड सेशन फैक्ट्री। ठीक है, बिल्ड सेशन फैक्ट्री, और BUILD, बिल्ड सेशन फैक्ट्री, और बिल्ड सेशन फैक्ट्री के ऊपर चला दो ओपन सेशन। एक ही लाइन में आपको सारा काम हो जाएगा। जो आप अलग अलग लाइन में लिख रहे थे ना, ये सारा काम एक ही लाइन में हो जाएगा भाई, ये सारा काम एक ही लाइन में हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करिए, कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए। कॉन्फ़िगरेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्यों हम बनाते हैं, तो भाई कॉन्फ़िगरेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट इसलिए जरूरी होता है ताकि ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट इसलिए जरूरी होता है ताकि वो हमारे हाइबरनेट CFG फाइल के पास जाए और हाइबरनेट CFG फाइल के अंदर से जाके, हाइबरनेट CFG फाइल के अंदर से जाके हमारे CFG फाइल की जो अलग अलग तरह की डिटेल है, डेटाबेस का डिटेल है, ड्राइवर का डिटेल है, जो भी हमारे CFG फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट कर पाए, उसको रीड कर पाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा, रीड करेगा और सारा काम करेगा। तो जैसे ही हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन क्लास का कॉन्फ़िगर मेथड होता है तो कॉन्फ़िगर मेथड इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल तक जा सकता है। तो क्वेश्चन है कि कॉन्फ़िगरेशन क्लास क्यों जरूरी है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है हाइबरनेट के CFG फाइल से इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा, ओके। अब क्वेश्चन है कि कॉन्फ़िगरेशन क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है वो आपकी CFG फाइल से इंफॉर्मेशन को रीड करके लाया बाय कॉलिंग द कॉन्फ़िगर मेथड। अब इसके बाद क्या करना है आपको, कॉन्फ़िगर, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्यों जरूरी है,
तो कॉन्फ़िगरेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली में सेशन फैक्ट्री के लिए एक फैक्ट्री का काम करता है। तो द वन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट्री फॉर द सेशन फैक्ट्री। तो सेशन फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री का काम करता है। तो जब आप अपने कॉन्फ़िगरेशन के एक ऑब्जेक्ट पे, है ना, कॉन्फ़िगर मेथड चला देते हो तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल तक पहुंच जाते हो। लेकिन अगर आप इसके ऊपर बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड चला देते हो तो आपको सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनना क्यों जरूरी है और कॉन्फ़िगरेशन क्लास क्यों जरूरी है? देखो, अगर कॉन्फ़िगरेशन क्लास नहीं होता तो हम सीएफजी फाइल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उसी का कॉन्फ़िगर मेथड सीएफजी फाइल तक पहुंचाता है और डेटा को रीड करता है, पहला काम। दूसरा काम, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट इसलिए जरूरी है ताकि हम उसके ऊपर बिल्ड सेशन फैक्ट्री चला पाएं। जब बिल्ड सेशन फैक्ट्री चलाएंगे तो हमें सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन है, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्यों जरूरी होता है? तो सेशन फैक्ट्री का एक ऑब्जेक्ट जो होता है आपके सेशन फैक्ट्री टैग में जाता है, इस वाले टैग में जाता है, देखो इस टैग में जाता है, और इस टैग के अंदर से सीधे सारी प्रॉपर्टी को इंटरप्रेट करना शुरू कर देता है। मतलब सेशन फैक्ट्री के चलते ही आपकी पूरी पूरी सेशन फैक्ट्री के चलते ही पूरी जो आपका कॉन्फ़िगरेशन की फाइल के अंदर सेशन फैक्ट्री में जो भी टैग लिखा होता है, टेबल का नाम लिखा होता है, डेटाबेस की इंफॉर्मेशन होती है, वो सब कुछ रीड करना शुरू कर देता है। और वहां से आपके डेटाबेस की सारी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकाल के आपका जो है डेटाबेस में टेबल वोबल बना देता है। क्योंकि सेशन फैक्ट्री अगर चलेगा तो जाहिर सी बात है, सेशन फैक्ट्री के चलते ही आपका ये कनेक्शन का इंफॉर्मेशन मिलेगा, ड्राइवर का इंफॉर्मेशन मिलेगा, यूआरएल मिलेगा, यूजर नेम मिलेगा, है ना। अब और ये जो है हमारा ये अपडेट, ये सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। साथ में एचबीएम को भी रीड कर लेगा वो। एचबीएम में जो टेबल वोबल है वो सब, यानी कि मतलब ये वाली लाइन को चलते ही, यानी कि बिल्ड सेशन फैक्ट्री के सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट आते ही, जो मैंने कल आपको दिखाया भी था, तो हमारा टेबल वोबल सब बन जाता है। और फिर ओपन सेशन मेथड चलाने से तो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्यों जरूरी है? तो सेशन फैक्ट्री इज द फैक्ट्री फॉर द सेशन। तो सेशन के लिए फैक्ट्री का काम करता है, क्योंकि सेशन फैक्ट्री के ऊपर जब ओपन सेशन मेथड चलाते हो तो सेशन का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो सेशन का ऑब्जेक्ट क्यों जरूरी होता है? तो भैया सेशन का ऑब्जेक्ट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सेशन इज जस्ट लाइक अ कनेक्शन बिटवीन द जावा एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। तो ओपन सेशन मेथड चलाने से सेशन का ऑब्जेक्ट मिलता है, और सेशन का ऑब्जेक्ट एक जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में एक सेशन का काम करता है भाई। ठीक है ना। अच्छा, सेशन आ गया। तो सेशन का जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो क्यों जरूरी होता है? क्योंकि सेशन का ही मेथड होता है सेव, सेशन का ही मेथड होता है परसिस्ट। तो सेशन के ऊपर हम सेव परसिस्ट मेथड चला पाएं, इसलिए सेशन का काम जरूरी होता है। बाकी सेशन का एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ट्रांजैक्शन के लिए फैक्ट्री का काम करता है। तो सारी चीजें एक दूसरे से तार जुड़ा हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो कॉन्फ़िगर मेथड नहीं चल पाता, कॉन्फ़िगर नहीं चल पाता तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल रीड नहीं कर पाते। अच्छा, मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने रीड कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने रीड कर दिया, तो मुझे उसके अंदर जाके सारे टैग को रीड करना है और रीड करके अपना टेबल टोबल बनाना है, तो सेशन फैक्ट्री चाहिए। सेशन फैक्ट्री अगर नहीं होता तो सेशन नहीं होता, क्योंकि सेशन फैक्ट्री जो है सेशन के लिए फैक्ट्री का काम करती है, तो उसके लिए ओपन सेशन मेथड चला। तो सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मेथड चेनिंग कर दिया मैंने एक के बाद एक। कॉन्फ़िगरेशन से कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट आया तो कॉन्फ़िगरेशन चला, कॉन्फ़िगर चला, कॉन्फ़िगर चलाने के बाद बिल्ड सेशन फैक्ट्री चला, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट आया, सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट से ओपन सेशन चला के सेशन आ गया। तो सेशन आ गया तो क्यों जरूरी है सेशन भाई? सेशन इज जस्ट लाइक अ कनेक्शन, इज द रैपर ऑन द जेडीबीसी कनेक्शन। तो ये पूरा जेडीबीसी का कनेक्शन आ गया। कनेक्शन आ गया तो सेशन के एक ऑब्जेक्ट से आप परसिस्ट कर पा रहे हो, सेशन के एक ऑब्जेक्ट से बिगन ट्रांजैक्शन करके ट्रांजैक्शन आप निकाल ले रहे हो ताकि आप ट्रांजैक्शनल क्वेरी चला पाओ। ये सारा काम जरूरी है। इसको एक लाइन में आप लिख सकते हो ऐसे। और पता है इसको क्या कर सकते हो? इसको मेन मेथड में लिखना बार बार अच्छा भी नहीं है, इसके लिए एक सिंगलटन बना सकते हो, एक सिंगलटन क्लास बना सकते हो, जैसे आप जेडीबीसी कनेक्शन के लिए बना रहे थे, राइट? वो सारा काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो करिएगा, बाकी बातें कल करते हैं। ठीक है।